इंग्लिश में भी सेम ही लिखेंगे। ओके, उसके बाद हमारा रहेगा निकेत एवं पर्यावास। ओके, तो हम बोलेंगे नीश एंड हैबिटेट। और अगला शब्द है हमारा बायोम। ठीक है, तो ये तीन हमारे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर स्टैटिक से क्वेश्चन आता है ना, सपोज करो 2026 में यूपीएससी प्रीलिम्स में स्टैटिक से क्वेश्चन आता है, तो ये वो क्षेत्र है बच्चा जहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। बड़े प्यार से करेंगे, बड़े तसल्ली से करेंगे। मैं बहुत शानदार हूं, लाजवाब हूं, बेमिसाल हूं, और आप मेरे साथ आ गए तो माला माल हूं। ठीक है, ओके, चलिए। तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं उस पर बात कर लेते हैं। एक बार आपका थोड़ा सा क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। अभी तक हम टिल नाउ, अभी तक हम कहां तक आ चुके हैं, आपका रिकैप करा देता हूं बच्चा, ताकि आपको याद रहे। हमने इकोसिस्टम, इकोलॉजी को समझ लिया बहुत अच्छे से। हमने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से समझ लिया, क्या होता है एनवायरनमेंट, किसे कहते हैं, ये बेसिक था हमारे लिए। उसके बाद हमने बात की थी इकोलॉजी के अंदर संगठन की बात की थी हमने। ओके, और इस संगठन में हमने किस यात्रा पे है, हमने इंडिविजुअल को देखा था, पॉपुलेशन को देखा था, कम्युनिटी को देखा था। इकोसिस्टम अभी भी चल रहा है। ये आज वाला जो टॉपिक है जो हम करने वाले हैं, इकोटॉन हो गया, नीश हो गया, हैबिटेट हो गया, वो सब कुछ अभी इकोसिस्टम के अंदर ही चल रहा है बच्चा। और उसके बाद हमने E2B, तो आज जैसे मैंने बोला 2B के अंदर एक बी है हमारा बायोम और एक बी है हमारा बायोस्फीयर। ठीक है बच्चों, हम यहाँ हैं, तो अभी हम इस पे चल रहे हैं। अभी सारे के सारे कंसेप्ट किसके कर रहे हैं, इकोसिस्टम के कर रहे हैं। तो कल आपने इकोसिस्टम के जैव घटक और इकोसिस्टम के अजैव घटक समझ लिए थे। ये अजैव घटक को हमने काफी डिटेल्ड में पढ़ा है, काफी डिटेल में पढ़ा है। और जैव को भी कल हमने काफी अच्छे से पढ़ा, कौन उत्पादक होते हैं, कौन उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, ताकि हमें पता लगे हम कहां हैं। अभी तक बच्चा हम इकोसिस्टम पे ही चल रहे हैं, आपके दिमाग में पिक्चर बिल्कुल स्पष्ट रहेगी, तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला। ओके, दैट्स ग्रेट। तो देखो, सवाल से, क्लास से जुड़े हुए जितने भी सवाल होंगे बच्चा, उसको हम अंत में लेंगे। अंत में लेंगे, लास्ट के 10 मिनट शॉर्ट नोट्स मेकिंग, और 5 मिनट आपके कुछ अगर डाउट है नोट्स मेकिंग को लेके, बुक लिस्ट को लेके, किसी भी तरह की कोई स्ट्रेटजी को लेके, करंट अफेयर को लेके, वो हम लास्ट में करेंगे बच्चा। ठीक है, बिल्कुल। अभी क्लास को बड़े प्यार से और तसल्ली से इसको समझो बच्चा। मैं आपके सामने दो चित्र बना रहा हूं, प्यार से देखना है, बड़े प्यार से। ये बच्चा घास पारितंत्र है। ओके, यहां पे आपका ये वन पारितंत्र है, जंगल पारितंत्र या वन पारितंत्र बोल लो, जंगल या वन है। ठीक है, कोई समस्या किसी भी तरह की? ये जंगल है हमारे पास, इधर हमारा घास भूमि है। ठीक है, और आप मेरे साथ जंगल की यात्रा पे है ना, आप सारे बच्चे मेरे साथ जंगल में घूम रहे हो। ठीक है, आज इसी इसी डायग्राम से आज का हमारे सारे टॉपिक क्लियर करेंगे अच्छे से। ये हमारे पास बच्चा जंगल है, और आप और मैं, हम सब जंगल घूमने जा रहे हैं। ठीक है, जंगल में आप और मैं देख रहे हैं कि जंगल में विभिन्न प्रकार के हमें कुछ पक्षी दिख रहे हैं। हम जो पक्षी, एक कटफोड़वा होता है ना, कटफोड़वा ठक ठक करता रहता है पेड़ में, चोच मार मार के पेड़ के अंदर क्या कर लेता है, छेद करना, बस उसका जीवन का यही काम, खाता है और पेड़ में छेद करता है, ठक 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 कर रहा है। और भी एक दो ऐसे पक्षी है, कुछ ऐसे जानवर है जो सिर्फ इस जंगल के अंदर ही है। क्लियर है? हम जंगल से चलते 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 आगे चल रहे हैं, हम घास मैदान की ओर जा रहे हैं, घास के मैदान की ओर जा रहे हैं। लेकिन इस घास के मैदान में जाने से पहले, जैसे ही आप और मैं जब हम यहाँ पहुंचते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ जो कटफोड़वा या और भी बहुत सारे पक्षी थे, वो जितनी संख्या में यहाँ थे, जैसे ही यहाँ आए, इस जैसे ही हम कहाँ से बचा, इस जंगल से जैसे ही इस क्षेत्र के अंदर आए, तो हमें यहाँ जितनी वैरायटी के और जितने जिस प्रकार के पक्षी मिल रहे थे, वैसे तो नहीं मिल रहे। लेकिन जैसे ही हम आए, जंगल से बाहर आए, तो हमें खुला मैदान भी नजर आने लगा। कुछ कुछ पेड़ है, लेकिन दूर दूर तक हमें मैदान दिख रहा है, घास का मैदान। घास के मैदान में पाए जाने वाले बहुत सारी पक्षी भी उड़ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या था बच्चा, यहाँ पे कटफोड़वा था। कटफोड़वा, जिसको वुड पैकर बोलते हो आप, इंग्लिश में क्या बोलते हो उसको, वुड पैकर बोलते हो। ओके, यहाँ पे लेकिन आप जैसे ही आए, यहाँ आपको तितर दिखने लग गए, तितर दिख रहे हैं, बटेर दिख रहे हैं, ऐसे पक्षी दिखने शुरू हो गए। यहाँ से जब आप थोड़ा और आगे चले, यहाँ पे कुछ और पक्षी दिख रहे हैं आपको, बगुला दिख रहा है यहाँ पे बगुला दिख रहा है। ठीक है, और कुछ दिख रहा है यहाँ पे आपको, मोर दिख रहा है। तो हम जंगल में थे, तो जंगल में हमें डिफरेंट टाइप के पक्षी दिख रहे थे, और ज्यादा मात्रा में कठफोड़वे दिख रहे थे पक्षियों में। जब हम घास के मैदान में है, तो हमें ज्यादा बगुले दिख रहे हैं, कुछ मोर भी दिख रहे हैं, कुछ कोयल दिखाई दे रही है। लेकिन जब हम यहाँ पे है, ये बीच में आए, इस घास के मैदान और इस जंगल के बीच के क्षेत्र में जब है, खुला आसमान है, पेड़ भी है, तो यहाँ पे तितर है, बटेर है, कुछ कुछ कटफोड़वे भी यहाँ कभी कभी घूमने के लिए आ जाते हैं। ये कटफोड़वे भी मिल जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से कुछ बुगले भी कभी कभी उड़ के यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ बगुले यहाँ पे आ जाते हैं। मोर का भी कभी मन करता है तो यहाँ आके नाच लेता है, ये दिल मांगे मोर, वो भी कहता है ये दिल मांगे मोर। ठीक है, क्लियर है? तो अब मैं कह रहा हूं, ये एक डिफरेंट पारितंत्र है, पारितंत्र है ना। यहाँ के जैव अजैव घटक डिफरेंट है, यहाँ के जैव अजैव घटक डिफरेंट है। लेकिन इन दोनों के बीच में, जैसे ही आप जंगल से मैदान की ओर आते हो, आपको एक संक्रमणशील क्षेत्र देखने को मिलता है। संक्रमणशील क्षेत्र देखने को मिलता है, इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं इकोटोन। दिस इज इकोटोन। बताओ, अच्छा स्नेक नहीं देखे, स्नेक देख लेना है ना। दिस इज इकोटोन। तो इकोटोन क्या है,
दो अलग अलग, देखो अलग अलग पारितंत्र है, यहाँ घास पारितंत्र बिल्कुल अलग है, ये क्या है जंगल पारितंत्र है, यहाँ पेड़ मिल रहे हैं, घने पेड़ मिल रहे हैं, ओके, यहाँ पे खुलापन ज्यादा है। दो अलग अलग पारितंत्र के बीच का संक्रमणशील क्षेत्र है, कुछ यहाँ घास भी मिल रही है और इधर वाले कुछ पेड़ भी देखने को मिल रहे हैं, और आपको यहाँ पे जो पशु पक्षी जानवर देखने को मिल रहे हैं वो कुछ कुछ इस क्षेत्र वाले हैं और कुछ इस क्षेत्र वाले भी है। बताओ अब आप मुझे, तितर क्या होता है? फिजेंट बोलते हैं, फिजेंट। अब मुझसे ये मत पूछना फिजेंट क्या होता है ना, खेतों में यार आपने खूब देखे होंगे तितर। ओके, बटेर, अगर बटेर को बोले तो बटेर होती है क्वैल, बताओ। अब आप बोलोगे सर जी क्वैल क्या होती है, तो आपने पक्षी कम देखे है बच्चा, थोड़ा तितर नाम का एक पक्षी होता है, बटेर नाम की पक्षी होती है, बर्ड है, बर्ड, पक्षी है बच्चा, पक्षी। तो ऊपर लिखा भी है मैंने, है ना, पक्षियों के बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। अभी तो चलो हमने यहाँ पक्षी की बात की, हम यहाँ हिरण की भी बात कर सकते हैं बच्चा। तो हिरण जंगल में भी मिलेगा, कुछ हिरण कभी कभी यहाँ पे भी आ जाएंगे, ओके। यहाँ पे जंगली सुअर मिल सकता है, नील गाय मिल सकती है, वो नील गाय और जंगली सुअर यहाँ पे भी मिल सकते हैं। इसका मतलब इकोटोन क्या है, दो अलग अलग पारितंत्र के बीच का, मिनिमम दो हो, दो से ज्यादा भी पारितंत्र हो सकते हैं, तो न्यूनतम दो और दो से ज्यादा पारितंत्र के बीच का एक संक्रमणशील क्षेत्र है, जिसमें विशेषताएं इसके वाली भी कुछ यहाँ पे विशेषताएं होती है और कुछ विशेषताएं इस क्षेत्र की भी होती है। कुछ जीव जंतु पक्षी जो यहाँ पाए जाते हैं वो यहाँ भी मिलते हैं, और इधर वाले भी जीव जंतु पक्षी जो इधर मिल रहे हैं वो इधर भी मिलते हैं। तब इकोटोन को लेके यहां तक समझ में आया बच्चा? दो अलग अलग पारितंत्र है, पारितंत्र आप जानते हो, जीव और अजीव, उनकी आपस में अंतःक्रिया और पर्यावरण के साथ रिलेशन। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चा, यहां तक की कहानी समझ में आई आपको? हम जंगल से चले, जंगल में कुछ डिफरेंट थे, कुछ ऐसे थे जो जंगल में मिलते हैं, इधर भी नहीं मिलेंगे। तो दो अलग अलग पारितंत्र के बीच का एक संक्रमणशील क्षेत्र होता है इकोटोन। अब ये इकोटोन का आइडिया आया कहां से? बेसिकली एक अमेरिका के इकोलॉजिस्ट थे, फ्रेडरिक ई क्लीमेंट्स का नाम आपने सुना होगा, कौन है? एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट है, अमेरिका के एक पारिस्थितिक विज्ञानी है बच्चा ये। 1905 में, साल 1905 में इन्होंने इस टर्म को दिया था। इस टर्म को किसने दिया था? इस टर्म को इकोटोन को। इकोटोन को हिंदी में क्या लिखोगे? हिंदी में इकोटोन ऐसे लिखोगे, यूपीएससी भी ऐसे ही लिख के देगा, ओके, इकोटोन। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस इकोटोन की विशेषताएं, आप सपोज करो आप भी ऐसे ही हो, है ना, एक इलाका, दो इलाके होंगे ना, दो इलाके होंगे, ये शेरा का इलाका है ना, ये शमशेरा का इलाका, शेरा के इलाके कभी आके बीच में कुछ क्षेत्र है, कभी शेरा वाले इधर आ जाते हैं, कभी शमशेरा डाकुओं के इधर डकैत आ जाते हैं। तो इस क्षेत्र में है क्या, इस क्षेत्र की हम बात करते हैं, विशेषता क्या है इस क्षेत्र की? विशेषता किसकी? ये जो इकोटोन बना बच्चा, इस इकोटोन की विशेषता क्या है? पहली बात, एक पारितंत्र ये था, दूसरा पारितंत्र ये था, दोनों के बीच का क्षेत्र है ये। यहाँ जंगल पारितंत्र है और इधर घास पारितंत्र है, इधर घास भूमि है और इधर जंगल है। तो ये है हमारा इकोटोन। इस इकोटोन की विशेषता क्या होगी दोनों के बीच का? पहली बात तो क्या है, ये पहला पॉइंट क्या है, ये एक संक्रमणशील क्षेत्र है। संक्रमणशील क्षेत्र हुआ बच्चा, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे ट्रांजिशनल जोन। ट्रांजिशनल जोन है बच्चा, दिस इज ट्रांजिशनल जोन। क्लियर है यहां तक? फौजिया बोल रहे सर पारितंत्र के घटक के ही भाग है, तो दो अलग अलग कैसे हो गए? जंगल अलग है बच्चा, घास का मैदान अलग है, कभी गए नहीं आप? भाई आपके खेत, आपका घर अलग है, खेत अलग है, और अगर आप किसी जंगल के किनारे रह रहे हो तो जंगल अलग है, तो क्यों अलग नहीं हुए? आपका जो खेत वाला जो पारितंत्र है वो बिल्कुल अलग है, और जो जंगल है अलग है। जंगल के अंदर आपके क्या है बच्चा? जंगल के अंदर आपके घने पेड़ है। हर खेतों में क्या घने पेड़ लगा रखे आपने? नहीं लगा रखे, तो दो अलग पारितंत्र हो गए। जंगल में पाए जाने वाले जीव जंतु अलग है, आपके खेत में पाए जाने वाले जीव जंतु अलग है, तो दो अलग पारितंत्र नहीं नजर आ रहे आपको? कैसी बात कर रहे हो? एक संक्रमणशील क्षेत्र हो गया पहली बात। दूसरा यहाँ पे बच्चा, अगर मैं कहूँ जैव विविधता, जैव विविधता मतलब पाए जाने वाले जीव जंतु, जैव विविधता, आप मुझे बताओ यहाँ पे अधिक है या कम है? अधिक या कम? आपसे पूछूंगा, जैव विविधता इस क्षेत्र में ज्यादा होगी या कम होगी? बताओ, आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु इस जंगल की तुलना में और इस घास भूमि की तुलना में ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे? अधिक मिलेंगे, तो यानी कि इस क्षेत्र की जैव विविधता क्या होगी? अधिक होगी। अगर मैं कहूं यहां पे प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा जिसको आप बोलते हो कंपटीशन, जीवों के बीच में कंपटीशन, कंपटीशन, यहां आपको अधिक मिलेगा या कम मिलेगा? बताओ मुझे जल्दी से, कंपटीशन अधिक है या कम है यहाँ पे? भाई जीवों के बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा, खुद बताओ। अगर यूपीएससी के एग्जाम में एक 2 लाख आदमी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक साल कर रहे हैं 6 लाख, तो संख्या जितनी ज्यादा बढ़ जाती है बच्चा, कंपटीशन उतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो कंपटीशन आपने क्या बोला? कंपटीशन भी अधिक है। ये अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, तनाव क्षेत्र, टेंशन, ठीक है, यहां पे आपको क्या मिलेगा? ज्यादा या कम? मतलब इस क्षेत्र के अंदर टेंशन, तनाव, जीवों के बीच में तनाव, यहां पे रहने वाले जो लोग हैं, तनाव ज्यादा है या कम है? भाई एक साइड समझो, एक साइड पाकिस्तान है बॉर्डर के बीच में, यहां बहुत सारे लोग रह रहे हैं, एक साइड इंडिया है, तो यहां पे जो लोग रह रहे हैं ये तनाव में जिएंगे या मौज मस्ती में जिएंगे? ऑब्वियसली सी बात है, टेंशन ज्यादा है, इधर वाले का काफी, दोनों साइड से लोग हैं, तो कंपटीशन चल रहा है एक तरीके से, तनाव भी चल रहा है यहाँ पे, तो तनाव भी यहाँ पे क्या है? ज्यादा है, ठीक है। अच्छा,
जैव विविधता अधिक हो गई, प्रतिस्पर्धा अधिक हो गई, तनाव अधिक हो गया। लेकिन ये कहता है कि इस क्षेत्र के अंदर, तो ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर क्या है बच्चा, एज इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, एज इफेक्ट क्या कहते हैं? एज इफेक्ट का मतलब एक टेक्निकल टर्म है बच्चा, यहां पे देखेंगे एज इफेक्ट। एज इफेक्ट को इंग्लिश में भी ऐसे लिखेंगे, यूपीएससी ऐसे ही लिख के देगा आपको। इस क्षेत्र में एज इफेक्ट देखने को मिलता है। ये एज इफेक्ट जो शब्द है ना बच्चा, ये भी मिस्टर फ्रेडरिक ई क्लीमेंट के द्वारा ही दिया गया था। कि एज इफेक्ट क्या कहता है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता आजू बाजू के किसी भी पारितंत्र से ज्यादा है, उसको इन्होंने टेक्निकल नाम क्या दिया, एज इफेक्ट। कि जैव विविधता आसपास के या अन्य पारितंत्र की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, दिस इज एज इफेक्ट इसको बोला गया। इसके साथ साथ इस क्षेत्र की एक खास खूबी और है, यहां पे एज स्पीसीज मिलती है, एज स्पीसीज। ठीक है, एज स्पीसीज। ये एज स्पीसीज क्या होती है? देखो कहता है इस क्षेत्र में कोई ना कोई तो जीव जंतु, कोई पक्षी, कोई ऐसा जानवर होगा जिसकी पॉपुलेशन बाकी सबकी तुलना में ज्यादा होगी। मतलब वो इस क्षेत्र में भी अच्छे से रह रहा है, बाकी सारे प्रजातियों की तुलना में वो एक प्रजाति काफी अच्छी पोजीशन में है। जैसे मैं कहूं पक्षी है, पक्षी को ले लेते हैं, एक कोई पक्षी है, यहां पे कोई पक्षी रह रहा है बच्चा, उसका जब मन करेगा वो उड़ के इधर आ जाएगा, जब मन करेगा वो उड़ के इधर चला जाएगा। तो वो क्या है, उसकी मोबिलिटी काफी ईजी है। तो क्या है, दोनों जगह से बेनिफिट ले रहा है वो, इधर से भी इधर से भी। एक ऐसा बंदा जो आपके साथ भी बैठता हो और आपके दुश्मन के साथ भी बैठता हो, और दोनों से है ना माल खींच रहा है, इधर से भी ले रहा है, इधर से भी ले रहा है। या कोई ऐसा रिश्तेदार जिसको इधर से भी फायदा और इधर से भी फायदा। तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, हम ऐसी स्पीसीज को, ऐसी प्रजाति को हम बोलते हैं एज स्पीसीज है। तो अगर मैं कहूं एक तरफ जंगल है और एक तरफ घास भूमि है, तो ऐसे में जो एज स्पीसीज होगी वो पक्षी एक एज स्पीसीज के रूप में यहां हो सकते हैं। जो बर्ड्स है, जो पक्षी है, वो एक एज स्पीसीज के रूप में है। इस क्षेत्र में रहने वाली कोई एक ऐसी स्पीसीज जो बहुत सारी और स्पीसीज होंगी बच्चा, यहाँ पे हिरण भी रह रहा होगा, यहाँ पे नीलगाय भी रह रही होगी, यहाँ पे कौवा भी रह रहा होगा, यहाँ पे बुगला भी रह रहा होगा, बहुत सारे जीव रह रहे होंगे। तो कोई एक ऐसी प्रजाति है जिसको एक या दो आप ही मान के चलो, जिनको बाकी की तुलना में ज्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं। बताओ, हाँ बिचौलिया टाइप। अब याद रहेगा आपको, हमने देखो वापस से इकोटोन क्या है, दो अलग अलग, अलग अलग का मतलब एक घास भूमि पारितंत्र बिल्कुल अलग है और एक जंगल पारितंत्र बिल्कुल अलग है। जंगल में घने पेड़ होते हैं, घास में खुले मैदान के जैसा होता है। तो अलग अलग पारितंत्र, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा अलग अलग पारितंत्र के बीच का क्षेत्र है इकोटोन। विशेषता क्या है, संक्रमणशील क्षेत्र है, जैव विविधता आजू बाजू, यहां पे कुछ आपको एज स्पीसीज भी देखने को मिलती है। अब मुझे अच्छे से बता दो, यूपीएससी ने इकोटोन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इकोटोन की विशेषताओं पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अभी आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल मैं देने वाला हूं, अभी के लिए आप बस मुझे इतना बताओ कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, किसी बच्चे को कोई तकलीफ? आप बोलोगे सर कुछ और भी तो एग्जांपल हो सकते हैं इसके। यस बच्चा, इसके कुछ और एग्जांपल हो सकते हैं। आप और एग्जांपल के रूप में ये देखो बच्चा, जैसे ये इंडिया है, ये हमारी मुख्य भूमि है, यहां से सपोज करो हमारी नदी जाके गिर रही है, नर्मदा गिर रही है, कहां गिर रही है, अरब सागर में। और यहां अरब सागर का जल क्या है, अरब 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 सागर का ये क्षेत्र क्या है बच्चा, खारा जल है। यहाँ समुद्री जल खारा है, नर्मदा का जल क्या है, स्वच्छ है। तो स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीव अलग है, खारे जल में पाए जाने वाले जीव अलग है। लेकिन नर्मदा और अपने कोस्टल एरिया पे खंबात की खाड़ी में जाके जहां पे ये समुद्री जल से मिक्स हो रही है, तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे भी एक इकोटोन बन गया, यहां पे भी एक इकोटोन बन गया। ठीक है, तो जहां डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उस संक्रमणशील क्षेत्र को हम बोलते हैं इकोटोन। और इस इकोटोन की जैव विविधता सबसे ज्यादा है, और इस इकोटोन में जोन सी भी प्रजाति को सबसे ज्यादा बेनिफिट है, या जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है, उसके लिए वहां बच्चा आदर्श दशाएं हुई होगी, तभी तो इतना पॉपुलेशन बढ़ा लिया उसने। तो ऐसी स्पीसीज जिसको बाकी अन्य स्पीसीज पे क्या है, कुछ बेनिफिट ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं, वो ज्यादा अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर पा रही है, उस स्पीसीज को हम बोलते हैं एज स्पीसीज। ठीक है बच्चा, एक बार मेरा एक स्टूडेंट है ना, अब तो यूपीपीसीएस में सिलेक्ट हो गया, उसका 83 रैंक आई थी, नाम नहीं बताऊंगा। ओके, उससे ना इंटरव्यू में बच्चा, उससे इंटरव्यू में ऐसे ही मौज मस्ती के लिए पता नहीं क्या सूझा उन्होंने, इकोटोन और एज स्पीसीज यही पूछ लिया। कह रहे सर ये पूछ लिया मुझसे इंटरव्यू में, और उन्होंने बोला एग्जांपल से समझाओ। समझ गए कि एक एग्जांपल दो कैसे, टेक्निकल भाषा में नहीं समझाना, तो मैं क्लास में स्टोरी टेलिंग रूप में बताता हूँ। कह रहा सर मैंने जैसे आप बिल्कुल स्टोरी बताते हो वैसी स्टोरी बता दी कि सर मान लेते हैं कि एक तरफ जंगल है, जंगल में शहर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बहुत सारे पक्षी दिख रहे हैं, इधर दूसरा कोई एक मैदान है, और हमने देखा कि जंगल में मिलने वाले बहुत सारे पक्षी यहाँ पे नहीं थे, इधर वाले भी बहुत सारे पक्षी नहीं थे, लेकिन कुछ नए पक्षी भी थे और कुछ इधर वाले भी थे और कुछ इधर वाले भी थे, तो हमें कुछ ज्यादा वहां पे जीव जंतु और पक्षी देखने को मिले। ठीक है, तो इस तरह की चीजें बच्चा, वो एग्जाम जो इंटरव्यू बोर्ड में ना कुछ नहीं, किसी कोई एक बंदा बैठा है यार, उसका दिमाग कुछ भी चल जाए, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो बोलेगा सिंपल लैंग्वेज में बताओ, मुझे किताबी भाषा नहीं चाहिए। किताबों में क्या लिखा है, किताबों में इकोटोन को कैसे डिफाइन किया गया, इकोटोन दो अलग अलग प्रजातियों के बीच, अलग अलग पारितंत्र के बीच का एक संक्रमणशील क्षेत्र होता है। इस संक्रमणशील क्षेत्र की जैव विविधता अलग होती है। यहाँ पे जो वो प्रजाति जिसकी संख्या या जिसके लिए ज्यादा आदर्श दशाएं होती है और अन्य की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से वो
ग्रो करती है, उसको हम एज स्पीसीज बोलते हैं। लेकिन आपसे पूछ ले आम भाषा में समझो, तो ऐसे स्टोरी टेलिंग अपने को समझना होगा बच्चा। पॉलिटी में जिसको आप बफर स्टेट इज डिफरेंट कंसेप्ट बच्चा, है ना, वो पॉलिटी है, इधर तो नहीं लगा सकते उसको। तो ये हुआ बच्चा हमारे यहाँ क्या, ये हुआ हमारा इकोटोन। तो मैं अब इकोटोन के बारे में आपको बता देता हूँ, इकोटोन क्या होता है। इकोटोन मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा, पॉलिटी में जिसको आप बफर स्टेट इज डिफरेंट कंसेप्ट बच्चा, है ना, वो पॉलिटी है, इधर तो नहीं लगा सकते उसको। तो ये हुआ बच्चा हमारे यहाँ क्या, ये हुआ हमारा इकोटोन। तो मैं अब इकोटोन के बारे में आपको बता देता हूँ, इकोटोन क्या होता है। इकोटोन मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा पारितंत्र के बीच का एक संक्रमणशील या एक जंक्शन क्षेत्र है, ये अभी तक हमने लिखा। उसके बाद उदाहरण जैसे एक तरफ आपके मैंग्रोव वन है, ठीक है, एक तरफ समुद्र है और एक तरफ स्थल है, तो तीनों के बीच में क्या हो जाएगा भाई, एक तरफ समुद्र हो गया, वही इसने बोला एक तरफ समुद्र है एक तरफ स्थल है, तो इधर स्थल है इधर क्या है समुद्र है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका मैंग्रोव मिल गए। आपके मैंग्रोव एक विशेष वनस्पति है बच्चा, जो उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां समुद्र और स्थल दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। भारत में भी आपने देखा होगा, भारत के पूर्वी तटीय मैदान पे और भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों पे हमें मैंग्रोव वनस्पति मिलती है, और ये मैंग्रोव वनस्पति इकोटोन में ही उगती है। तो ये जो मैंग्रोव है ये एक क्या है बच्चा, इकोटोन का ही उदाहरण है। क्लियर है। तो कहते हैं मैंग्रोव वन किसके बीच का, समुद्र का और स्थल के बीच का एक क्या है, इकोटोन है। तो अन्य उदाहरण क्या है, जैसे जहां नदी जाके समुद्र में मिल रही है, और नदी और समुद्र का, जहां पे नदी का स्वच्छ जल और समुद्र का खारा जल एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं, तो उस जहां वो मिक्सिंग हो रही है उसमें कुछ विशेषता, ताजे उसमें क्या है, ताजा जल भी है और उसमें क्या है, समुद्र का लवणीय जल भी है। तो ज्वार नदमुख भी हमारे क्या हो गए, एक इकोटोन का एग्जाम्पल। समझ में आया। फिर क्या है, लक्षण क्या है, ये काफी बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। चलो दूसरा कहता है दो परितंत्र के मध्य की स्थिति होती है, इसलिए यहाँ पे तनाव भी पाया जाता है। यहाँ पे हमें जैव विविधता और जीवों में कुछ प्रगतिशील वृद्धि भी देखने को मिलती है, बायोडाइवर्सिटी आजू बाजू से अलग है इधर। और क्या कहता है यहाँ पे, ये देख लो एग्जांपल दे दिया, एक तरफ है झील पारितंत्र, ठीक है, और एक तरफ है आपका दलदली पारितंत्र। तो ये सपोज करो बच्चा, ये झील पारितंत्र है, ये झील पारितंत्र है, ये झील है, और यहाँ पे ये आपका दलदली क्षेत्र है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये संक्रमणशील, ये जितना भी क्षेत्रफल है, ये जितना भी क्षेत्र यहाँ पे पड़ता है, इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, ये इकोटोन है। फिर यहाँ देख लो, इधर क्या है, दलदली क्षेत्र है, कोई आर्द्र भूमि है, और इधर क्या है बच्चा, कोई वन वन है यहाँ पे, ये कोई वन है या कोई जंगल है, ये कोई क्या है, ये आर्द्र भूमि है, ये कोई। तो जंगल और इस आर्द्र भूमि के बीच का ऐसा क्षेत्र जहां कुछ विशेषताएं आर्द्र भूमि की है और कुछ विशेषता इसकी, तो ये भी अपने आप में क्या बन गया, एक इकोटोन बन गया। ठीक है। नहीं, मैंग्रोव घास नहीं है बच्चा, एक विशेष प्रकार की वनस्पति। आने वाली क्लासेस में हम मैंग्रोव को करेंगे, आने वाली क्लासेस में हैबिटेट पे भी बात करेंगे। शाजिया बेटा रुको, है ना, सब कुछ बता दे, है ना, सब कुछ बता दूं आज की क्लास में। सर जी यूएनएफसीसी भी बता दो, COP29 क्या होता है, किसी के मन में आया, अरे सर आज हमने हैबिटेट, चलो हैबिटेट तो आज की क्लास का ही है, सर जी आज हमने आर्द्र भूमि पढ़ लिया, आर्द्र भूमि क्या होती है। ये ऐसी कोई क्लास थोड़ी ना है, सब्र रखो, 32 क्लास का सब्र रखना पड़ेगा। 32 क्लास से पहले आपके मन में जो भी है 32 क्लास तक सारा का सारा समाधान हो जाएगा। पेशेंस रखो यहाँ, ऐसे है ना, ऑन डिमांड नहीं बच्चा, ऐसे करता रहूंगा तो पॉडकास्ट थोड़ी ना चल रहा है कोई, ये क्लास है बच्चा, दिस इज नॉट पॉडकास्ट। आपने कोई प्रश्न पूछ लिया कोई भी और मैं आपको जवाब दूं। अब ये कहते हैं वही डायग्राम जो मैंने बनाया, इस तरफ घास है इस तरफ जंगल है, और ये बीच का क्षेत्र है, कुछ जंगल वाली विशेषताएं और कुछ यहाँ घास भूमि वाली विशेषताएं, कुछ पक्षी जंगल वाले, कुछ पक्षी इधर घास वाले, और कुछ और जीव भी है। तो ये बीच वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला जो बीच का पूरा क्षेत्र है, ये हमारा क्या बन गया, ये इकोटोन है। क्यों, इसके इस तरफ क्या है, जंगल या वन है, और इसके इस तरफ क्या है, घास भूमि है। चलिए बहुत अच्छा हो गया ये। तो इकोटोन में हमने देखा एज इफेक्ट होता है, मैंने बिल्कुल आम भाषा में आपको एज इफेक्ट समझा दिया। इकोटोन के अंदर हमें कुछ स्पीसीज देखने को मिलती है जिनकी संख्या या जो जिनके लिए वहां रहना ज्यादा अनुकूल स्थिति प्रदान करता है, और वो काफी अच्छे से वहां पे ग्रो भी करती है। उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला है एज स्पीसीज। ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला अगर हम एक तरफ जंगल है और एक तरफ सपोज करो क्या है बच्चा, एक तरफ जंगल है एक तरफ घास का मैदान है, तो वहां पे अगर हम एग्जांपल ले, कौन है एक एज स्पीसीज, पक्षी एज स्पीसीज के रूप में है, जो इजीली दोनों जगह मूव कर सके, दोनों जगह मूव कर सके, और जिसका कोई आसानी से, जिसको कोई शिकारी ना बना पाए। तो पक्षी क्या इमीडिएटली उड़ के, है ना, कोई खतरा दिखेगा उड़ जाएगा, खूब ग्रो कर लेंगे वहां पे। तो वो प्रजाति जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट है, जो सबसे ज्यादा आइडियल रूप से वहां अनुकूलित है, उसको हमने बोला एज स्पीसीज। चलो एग्जाम्पल देख लो। अब पक्षियों में देख लो, पक्षियों में कौन कौन होते हैं, जैसे बुलबुल है, बुलबुल नाम का पक्षी होता है, पाकता है, गोरैया है, ये अक्सर खेत और जंगल की सीमा पे देखने को मिलते हैं। तो पक्षियों में एग्जाम्पल कौन हो गया बच्चा, बुलबुल, पाकता। अब ये मत बोलना सर फाकता क्या होता है, ये पक्षियों के नाम है, साफ लिख दिया, ये गोरैया हो गया। उसके बाद स्तनधारी है कुछ ऐसे बच्चा, हिरण है, खरगोश है, ये जंगल और घास भूमि के किनारों पर दोनों पर मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखो कुछ है कीट, इंसेक्ट है, तितली हुई, मधुमक्खी हुई, वो क्या करी, इधर जंगल में भी जा रही है और इधर खेत में भी जा रही है, घास भूमि में भी जा रही है। तो तितलियां और मधुमक्खियां ये जंगल और खेत की सीमा पर खूब आराम से दोनों साइड में, उधर जंगल में भी जाके रस चख के आ रही है और उधर खेत में भी जाके फूलों का रस स्वादन कर रही है। भारत में देख लो मोर है, मोर आपने देखा होगा, मोर क्या होता है, गांव है, गांव के चारों तरफ खेत है, खेत के फिर बाहर जंगल है, तो जंगल और खेत के उस पर आपको मोर खूब आराम से दिख जाते हैं बाउंड्री पे। तो भारत में उदाहरण देख लो, मोर है बच्चा, गांव और जंगल की सीमा पर खूब दिखता है। बोलिए, इकोटोन वाली स्पीसीज है, निकेत बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलेंगे बच्चा निकेत, हिंदी में बोलते हैं निकेत, इंग्लिश में बोलते हैं नीश, NICHE। क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन, निश।
नीचे नहीं है, कभी सोचो। NICHE व्हाट्सएप पे लिख देते ना, नीचे तो देखो पीछे तो देखो है? नीचे नहीं है। नाम क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको बच्चा? निश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निश। निश बोल के दिखाओ, बोलो अंदर ही अंदर बोलो निश। नीचे नहीं बोलना, निश है ये। निश भी बोल दोगे चल जाएगा, निश है ये। ओके, हिंदी में बोलते हैं हम इसको निकेत, चलेगा? ठीक है, हाँ अंदर ही अंदर बोलो निश। निश नीचे नहीं है, बस पहले याद रखना नीचे नहीं बोलना। पता लगा किसी ने पूछ लिया व्हाट इज निश, अरे निश ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे वो NICHE, अरे वो तो नीचे था, निश कहाँ था? बोल लिया, मन ही मन में बोल लिया। दैट्स ग्रेट। अब आपको एक और शानदार मैं यात्रा पे लेके चलता हूँ, ठीक है? मान लो आप जंगल की यात्रा कर रहे हो, जंगल की यात्रा कर रहे हो मेरे साथ, आप जंगल में जाओगे, पेड़ पकड़ के लाओगे, डरोगे तो नहीं? चलो वैसा नहीं करूंगा, हम सब जंगल में चल रहे हैं और हम जंगल को मान लेते हैं एक अपार्टमेंट। अपार्टमेंट समझ गए ना? बहुत ऊंची बिल्डिंग है, बहुत सारे फ्लैट्स है, उसमें बहुत सारे फ्लोर है, फ्लोर नंबर 11, फ्लोर नंबर 12, फ्लोर नंबर 11 पे 10 फ्लैट बने हुए हैं। तो आप ये मान के चलो ये जंगल है, पूरा का पूरा जो जंगल है वो एक अपार्टमेंट के जैसा है, ठीक है? और उस अपार्टमेंट में बहुत सारे फ्लोर है, ठीक है? और हर फ्लोर पे बहुत सारे फ्लैट है। तो जंगल में कौन रहता है? जंगल में गिलहरी रहती है। तो गिलहरी एक फ्लैट पे रहती है, 11th फ्लोर के फ्लैट नंबर 11 में रहती है गिलहरी। फिर पता चला वहां पे तो भैया उल्लू भी रहता है, तो उल्लू 10वें फ्लोर पे रहता है, उसका अपना एक फ्लैट है, ठीक है? उसके बाद हम कहीं सर भालू, हाँ भालू भी रहता है, उसका भी अपना एक फ्लैट है। और सांप भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्नेक, ठीक है? स्नेक उसका अपना एक 5th फ्लोर पे वो रहता है। 5th फ्लोर पे किसमें रहता है? बिल बना के रहता है। तो देखो जैसे गिलहरी है, गिलहरी पेड़ पे रहती है बच्चा, अब इसको आम भाषा में समझते हैं। गिलहरी जंगल, गिलहरी का जंगल में फ्लैट क्या है? पेड़। उसके बाद मैं कहूँ उल्लू, उल्लू कहाँ रहता है? कोई खोखला तना होगा उसके अंदर, कोई छेद होगा उसके अंदर उल्लू रहता है, ये उल्लू का फ्लैट है। उसके बाद हमने किसकी बात करी? सांप की बात करी। सांप क्या रहता है जंगल के अंदर? बिल के अंदर रहता है, तो बिल सांप का फ्लैट हो गया। उसके बाद भालू कहाँ रहता है? पेड़ों पे रह लेता है, ठीक है? या पेड़ के तने के सहारे कमर लगा के बैठा है, तो वो भालू का क्या हो गया? फ्लैट हो गया, ठीक है? तो ये जो सब हमने जंगल के अंदर जो ये पूरा अभी हमने समझा क्या, कि ये जो गिलहरी है, गिलहरी किस पे रह रही है बच्चा? पेड़ की शाखा पर रह रही है, पेड़ की शाखा। ओके, सांप कहाँ रह रहा है? सांप रह रहा है बिल में। ओके, उल्लू कहाँ रह रहा है? उल्लू रह रहा है खोखले तने में, पेड़ का कोई खोखला तना है उसमें रहता है। अगर मैं बात करूं भालू की बात करूं, भालू कहाँ रहता है? वो पेड़ पे रहता है। लेकिन ओके, लेकिन मैं आपसे पूछूं गिलहरी का काम क्या है? आप बोलोगे, मैं पूछूंगा गिलहरी क्या करती है? गिलहरी क्या करती है? आप बताओ। गिलहरी बीजों को इकट्ठा करती है, बीज इकट्ठा करती रहेगी, कुतरती रहेगी। सांप क्या करता रहता है बच्चा? सांप क्या करता रहता है? जीवों को खाता रहता है। उल्लू क्या करेगा? उल्लू कीट पतंगों को खाता रहेगा। भालू क्या है? ये अपना पेड़ पेड़ पौधों पे खान पान चल रहा है, इसका खाना पीना चल रहा है। अब समझो बच्चों, जो हमने कहा गिलहरी ये पेड़ की शाखा, सांप ये बिल, उल्लू ये खोखला तना, भालू ये पेड़, ये सब के सब जो है ना, ये सब के सब, इन सबको बोला जाता है पर्यावास, ठीक है? इंग्लिश में जिसको आप बोलते हो हैबिटेट, और कई बार आम भाषा में आप इसको आवास भी बोल देते हो। वैसे आवास से ज्यादा बेहतर शब्द है पर्यावास, ठीक है? और ये जो काम कर रहे हैं, ये बीज को इकट्ठा कर रही है, सांप जीवों को खाता है, चूहे को सटका दिया, 4 चूहे खा गया सांप ने, ये सब क्या बच्चे? ये काम है जो ये काम कर रहे हैं, इनका जो रोल है जो ये निभा रहे हैं, इसी रोल को हम बोलते हैं निकेत, नीश। बताओ, इसको हैबिटेट, इसको नीश, निकेत। बताइए। बताओ, ये दोनों बातें समझ में आ गई? बोलो। ठीक है, कोई समस्या किसी को? अब देखो देखो, टेक्निकल लैंग्वेज में किताबों में क्या लिखी रहती है, देखो किताबी भाषा को समझते हैं। निकेत, निकेत किसी भी पर्यावास में, है ना, किसी भी जीव द्वारा संपादित की जाने वाली कार्यात्मक भूमिका है। टेक्निकल लैंग्वेज किताबों की तो सुनो बच्चा। निकेत किसी भी पर्यावास में किसी जीव द्वारा संपादित की जाने वाली विशिष्ट, है ना, किसी पर्यावास में किसी जीव द्वारा संपादित की जाने वाली विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका है, जो उसे अन्य जीवों से अलग बनाती है। तो किसी भी पर्यावास में किसी जीव द्वारा, कोई जीव पकड़ लेते हैं किसको? गिलहरी को। गिलहरी का पर्यावास क्या है? पेड़ की शाखा, ये इसका क्या हो गया? पर्यावास। तो किसी किसी जीव द्वारा पर्यावास में, है ना, ये पेड़ की शाखा पे रह रहा है, जो भी रह रहा है, इसका मोस्टली टाइम वही करता है, निभाई जाने वाली विशिष्ट भूमिका है। विशिष्ट भूमिका, काम क्या है इसका? बस मैक्सिमम काम इसी में करती रहती है, जो इसे अन्य जीव से अलग बनाती है। दूसरा जीव क्या था? सांप था। सांप तो क्या कर रहा था? जीवों को खा रहा है, चूहों को खा रहा है, गिलहरी नहीं खा रही चूहों को।
समझ गए? तो किसी पर्यावास में किसी जीव द्वारा संपादित की जाने वाली विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका है जो उसे अन्य जीवों से अलग बनाती है, और हर जीव का निकेत अलग होता है। प्रत्येक जीव का निकेत अलग होता है। अलग होता है, अलग नहीं है क्या निकेत? सांप का अपना खेल चल रहा है, उल्लू का अपना चल रहा है, भालू का अपना चल रहा है, गिलहरी का अपना चल रहा है, शेर का अपना चल रहा है, हिरण का अपना चल रहा है। उस सेम पर्यावास में, सेम जंगल में सबके अपने घर है और सबके काम अपने अलग अलग है। बोलिए, क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताओ। ये मतलब एक और, अब आपके जीवन से मैं एग्जांपल ले लेता हूं, है ना, आपके जीवन से कनेक्ट करूंगा। आपका घर है, सबका ही घर होगा, चाहे किराए का हो या खुद का हो, ठीक है। आपका घर, घर पे एक पता लिखा होगा, आपके घर का पता होगा XYZ, सपोज करो 151/95, ऐसा कोई घर का पता होगा, हाउस नंबर कहते हैं ना, ये हाउस नंबर है, हाउस नंबर है ये। तो ये हाउस नंबर है। इस घर के अंदर कौन रह रहे हैं? आपके पापा जी रह रहे हैं, आपकी मम्मी रह रही है, आपकी दादी रह रही है, आपके दादाजी भी है। कितना अच्छा परिवार है ना। आपकी बहन रह रही है, सिस्टर रह रही है आपकी। अब पापा जी का काम क्या है? देखो, सब रह रहे हैं क्या, और सबके अपने अपने रूम भी है, सबके अपने अपने क्या है, पापा जी मम्मी जी का अपना अलग रूम है, अपना अलग रूम है, दादा दादी दादी जी का अपना अलग रूम है, बहन का अपना अलग रूम है, और आपको हॉल में छोड़ा हुआ है, ठीक है। और आप जो है, आपको घर के अंदर एक कोना पकड़ाया हुआ है, कोई रूम वूम नहीं है ना, अभी इतनी हैसियत नहीं है घर के अंदर, उतनी इज्जत नहीं कमाई तुमने कि तुम्हें अलग से तुम्हारा रूम दिया जाए। सबके सामने तेरी करतूतों पे हमें यकीन नहीं है, तो सबके सामने हॉल में जो सामने वो पलंग पड़ा है ना, तो उस पे लेटेगा, ताकि दादी भी अपने कमरे से देखती रहे, उधर मम्मी पापा भी देखते रहे, और बहन भी तेरी करतूतों को देखती रहे, ठीक है। आप किसी पलंग पे बैठे हो साइड में। हो जाता है ऐसा, है ना, कई बार मिलता नहीं घरों में रूम ना, हमारी करतूतें अच्छी ना हो तो फिर हमें सेपरेट रूम नहीं देते घर वाले, बोलते तो सबके सामने हॉल में ही बैठेगा, पूरे दिन घर ही बैठा रहेगा। तो अब ये जो घर है, ये घर जस्ट लाइक क्या है बच्चा? पर्यावास। घर में पापा जी का काम बिल्कुल अलग है, मम्मा का काम बिल्कुल अलग है, दादी जी है ना, पापा जी क्या कर रहे हैं, सुबह चले जाते कमाने के लिए, मम्मी क्या कर रही है, पूरे घर की किचन संभाल रही है। दादाजी कहाँ है? पूरे दिन बाहर बैठे हैं, बैठक के गेट पे चौखट पे बैठे हैं, देख रहे मोहल्ले पड़ोस में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, शाम को सारी खबर देनी है। दादी है ना, प्रभु ईश्वर के नाम में तल्लीन है, थोड़े बहुत काम घर के करने होते कर लेती है। बहन क्या है? पढ़ती है, बहन पढ़ाई में बिजी है, थोड़ा बहुत जो उसको करना होता है कर लेते हैं। आप कौन हो? आपको दे दिया IAS बनने का जिम्मेदारी, आपके खेल अलग ही चल रहे हैं। तो सबके रोल घर के अंदर अलग है, और जो सब अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, दैट इज योर नीश, और उस घर में रह रहे हो, वो हैबिटेट है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, पर्सनल रूम मिला हुआ है स्टडी के लिए, कितनी अच्छी बात है। हमें तो नहीं मिला यार सच में, जब तक दिल्ली नहीं गए थे मुखर्जी नगर, मुखर्जी नगर से पहले कभी पर्सनल रूम मिला किसी ना किसी के साथ एडजस्ट चले, में बहुत सारी चीज होगी, ठीक है। आवास निकेत, अगर मैं कहूं आवास निकेत, सबका आवास अलग है क्या? अगर मैं कहूं खाना भोजन निकेत, बिल्कुल अलग है क्या? भाई जो गिलहरी खा रही है, सांप सेम थोड़ी ना खा रहा है, गिलहरी जहां पे रह रही है, सांप सेम वहीं थोड़ी ना रह रहा है। उसके बाद अगर मैं कहूं प्रजनन निकेत, प्रजनन निकेत का मतलब क्या है? प्रजनन निकेत का मतलब होता है कि गिलहरी का जो रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट टाइप का है, स्नेक का डिफरेंट होगा, भालू डिफरेंट टाइप से रिप्रोडक्शन कर रहा है। और फिर हम कहते हैं भौतिक दशाएं, टेम्परेचर को लेके, और सबका अपना अपना क्या है, टेम्परेचर को लेके, आजू बाजू में जो और नेचुरल रिसोर्सेज है उसको लेके वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। डन? निकेत समझ में आ गया? अब चलते हैं किताबी भाषा। किताबी भाषा निकेत को कैसे समझा रही है, किताबी भाषा निकेत को कैसे समझाती है, किताबी भाषा में देख लेते हैं। कहते हैं निकेत किसी भी पारितंत्र में जो प्रजातियां है उनके द्वारा जो विशिष्ट, अनूठी, जिसको मैंने बोला था, कार्यात्मक भूमिका या रोल है, ओके, यह उन सभी जैविक, भौतिक, रासायनिक कारकों का वर्णन है, वो बायोलॉजिकल कंडीशन, वो केमिकल कंडीशंस, या वो फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, तो जो भी है, जो एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और रिप्रोडक्शन करने के लिए जरूरी है। जैसे मैं कहूं आपका निकेत क्या है, फिजिकली आपको क्या चाहिए, देखो बात कर लेते हैं आपकी फिजिकल, आपको क्या चाहिए, आपको एक स्पेस चाहिए ना, मेरा पलंग रखा जाए, मेरी टेबल हो जाए, मेरी चेयर हो जाए, है ना। उसके बाद फिर आप बोलोगे मेरी कुछ भोज्य रिक्वायरमेंट भी है, मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाए, एक 4 बार चाय ना मिले, 2 बार चाय मिल जाए, ठीक है, छाछ वाछ कुछ भी नहीं मिल सकती यार, कुछ तो दे दो, मेंबर से अलग होगी। कैसे जीता है और दूसरों के साथ कैसा उसका संबंध है, उस घर में आपका, आप कहाँ रह रहे हो, उस घर के अंदर आप कहाँ रह रहे हो, कॉर्नर के हॉल के एक पलंग पे रह रहे हो, क्या खाते हो, घर वाले जो दे देते हैं वो खा लेते हैं। कई बार मैंने बोला है आज मटर पनीर बना लो, उन्होंने बोला तेरी अभी मटर पनीर खाने की, है ना, वो नहीं हुई है, तेरी करतूतें ऐसी नहीं कि तेरे को मटर पनीर खिलाया जाए, तेरे को नेनुआ और तोरई की सब्जी मिलेगी, और शाम को मिलेगा दलिया, और मिलेगा फीकी खिचड़ी, इसमें नमक भी नहीं होगा। कैसे जीता है, बस जी लेते हैं। दूसरों के साथ कैसा संबंध है, अब घर के बाकी मेंबर्स के साथ, दादी के साथ आपका कैसा रिलेशन है, दादाजी के साथ आपका क्या रिलेशन है, पिताजी, मम्मी और बहन, बहन बहन तो जब आती है 4 चपेट मार के निकल जाती है, वो कुर्सी ऐसी लगा दी है ना, आप कुर्सी है, आप ऐसी लेके बैठे हो, बहन वहां से गुजरती है, 1-2 बार पैर लग जाता है, बहन मारती है, तो यहीं मिली है कुर्सी लगाने के लिए, तो कुर्सी अंदर करके नहीं बैठ सकता। तो कैसा आपका इंट्रैक्शन है, इन सबको मिला के हम बोलते हैं ये आपका नीश है। अब आया आपको आपका नीश समझ में, आपका नीश समझ में आ गया आपको? अभी मटर पनीर वाला काम नहीं किया तुमने, पहले पीटी पास करके लाओ, फिर मटर पनीर खिलाएंगे, है ना। और पीटी पास हो गया तो फिर एग्जाम से 15 दिन पहले ही तुम्हें बादाम और अखरोट खिलाए जाएंगे, क्योंकि तुम्हें 15 दिन से ज्यादा बादाम अखरोट खिला दिया तो तुम्हारा तुम्हारा दिमाग और ज्यादा चलेगा, और तुम पढ़ाई को छोड़ के कुछ और करने लगोगे। ठीक है।
तो ये आपका नीश हो गया। तो जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे गिद्ध को लेते हैं, कहाँ रहता है, या तो जंगल में रहेगा या खुले इलाकों में रहेगा। काम क्या करता है, मरे हुए जानवरों को खाना करता है, मतलब सफाई करता है। उसके बाद क्या करता है, भूमिका क्या है, पूरे इकोसिस्टम के अंदर जितना भी मृत पदार्थ है उसको पलटाने का काम है, खाने का है ना, क्लीन करने का। तो एक नेचुरल सफाई कर्मचारी की इसकी भूमिका है। तो इसका गिद्ध का नीश क्या हो गया, अल्टीमेटली क्या कर रहा है, इकोसिस्टम को स्वच्छ बनाए रखना, ये इसका सफाई कर्मी है। आपका नीश क्या है, आपका अभी का नीश क्या है, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आपका नीश क्या है, आपका नीश क्या है। अभी आप एस्पायरेंट हो, ज्यादा इच्छाएं नहीं है, सिर्फ पढ़ाई का जिम्मा दिया गया है, चुपचाप आराम से बैठते रहो, घर वाले जो खिलाते रहे खाते रहो, जो पहनाने के लिए देते पहन लो बस, और रैंक लगा के दो। 4 बच्चे पैदा हो गए इंडिया में तो जनसंख्या बढ़ गई। अब ग्रोथ रेट क्या होता है, ग्रोथ रेट पे हम देखते हैं दो अलग अलग टाइम पीरियड को कंपैरिजन करते हैं कि 2011 से 2021 के बीच में क्या परिवर्तन आया, बढ़ी घटी। प्रजाति के लिए जैसे गिद्ध का अपना, गिलहरी का, भालू का, सांप का, एक प्रजाति के लिए क्या है, यूनिक है। इसका अर्थ है किन्हीं भी दो प्रजातियों का आप बोलो एग्जैक्टली जो गिलहरी कर रही है सेम सांप करेगा, नहीं। तो कहता है दो बिल्कुल सटीक और एक समान नीश नहीं हो सकता, ये लाइन लिख लेना। किन्हीं भी दो प्रजातियों का, अलग अलग प्रजाति है, सांप भालू, एक नीश होगा नहीं, ठीक है, एक पर्यावास में जरूर रह रहे हैं लेकिन उनका नीश सेम नहीं है। उस घर में आप रह रहे हो, आपकी दादी का काम और आपका काम बिल्कुल अलग है। अब ये कहता है अब भाई हमें नीश को क्यों पढ़ना चाहिए, तो मिस्टर फ्रेडरिक क्लीमेंट का दिया गया नहीं था, सॉरी ये था मिस्टर जोसेफ ग्रेनेल का दिया गया कंसेप्ट था। नीश जो किसका कंसेप्ट था, जोसेफ जोसेफ ग्रेनेल कहते हैं, मतलब इनका ये भी एक इकोलॉजिस्ट है बच्चा, ये भी एक पारिस्थितिकीविद है। जोसेफ ग्रेनेल बताते हैं कि अगर आपको किसी भी प्रजाति का संरक्षण करना है, किसी भी प्रजाति को बचाना है, सपोज करो आज हम कहे शेर की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, आज हम कहे टाइगर कम होते जा रहे हैं, आज हम कहे कि भैया हिरण कम होते जा रहे हैं, तो जोसेफ साहब कहते हैं कि अगर आप किसी भी प्रजाति को आप बचाना चाहते हो तो आपको उसके नीश का पता होना चाहिए, और जब तक आपको किसी प्रजाति का नीश नहीं पता तब तक आप उसे नहीं बचा सकते। सेम आप पे भी, आप यूपीएससी एस्पायरेंट हो, आप क्या हो, आपके क्या चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और आपको कोई थोपता रहे ये कर यहाँ बैठ उधर बैठ, ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, आपका परफॉर्मेंस नहीं आएगा। अरे आप उस एस्पायरेंट को समझना पड़ेगा, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में कितना प्रेशर है, बेचारा कितना झेलता है, क्लास भी देखनी है, नोट्स भी बनाना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, ऑप्शनल भी करना है, रिवीजन भी करना है, समझो उसको, ठीक है। कहते अगर आपको किसी प्रजाति को बचाना है तो किसी प्रजाति को बचाने के लिए उसका नीश समझना होगा। जैसे इंडिया में आपने क्या किया, इंडिया में आप अफ्रीका से चीता लेके आ गए, आए ना, अफ्रीका से चीता लेके आ गए, और आप बोले कि यहाँ अफ्रीका से इंडिया में चीता लेके आते हैं, ठीक है। तो अगर आप फिर आए, शुरुआत में बहुत सारे चीते मर भी गए, आपने देखा होगा, बच्चे पैदा करे, शावक मर गए, तो उन्होंने क्या बोला, अखबारों में आपने देखा होगा क्या बोला गया, हमें शायद एग्जैक्टली हम चीते के नीश को पता नहीं कर पाए कि उस चीते को क्या चाहिए था एग्जैक्टली। तो आपको प्रजाति को बचाना है तो उसके नीश को समझना होगा, ठीक है। तो संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है, हमें प्रजातियों को इसके अगर मूल निवास में संरक्षित करना है तो हमें उन प्रजातियों की नीश की जरूरतों के बारे में पता होना चाहिए, और अगर हमने उसके नीश की जरूरतों को पूरा कर दिया तो वो अच्छे से रहेगा, अच्छे से अपना रोल प्ले कर लेगा, ठीक है। अब वो कहता है अब नीश क्या क्या पता होना चाहिए, कहता है उसका वो कहाँ रहता है ये पता होना चाहिए, उसका भोजन क्या है, क्या आप जहां उसको लेके आ रहे हो उसका भोजन अवेलेबल है, भाई चीता लेके आ रहे थे हम, चीता लेके आए तो चीते को जो चाहिए वो है क्या आपके जंगलों में। उसके बाद प्रजनन, वह कैसे और कब प्रजनन करता है, अब चीते का अपना रिप्रोडक्शन का डिफरेंट स्टाइल होगा, है ना। अब उसको हो सकता है एकांत में प्रजनन करना पसंद हो, और आप उसको एक ऐसे जंगल में लेके आ गए उसको बेचारे को एकांत मिल ही नहीं रहा, तो उसका क्या है रिप्रोडक्शन वाला नीश, बोलेगा नहीं इस ऐसे माहौल में चीता प्रजनन नहीं करता, अपने को ये नीश पसंद नहीं आया, तो पॉपुलेशन बढ़ाएगा ही नहीं वो। आपने 2 साल पहले देखा होगा राइनो, पता नहीं कौन से थे, थाईलैंड वाले थे, कहाँ वाले राइनो थे, राइनो कह रहे रिप्रोडक्शन नीश, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे भाई वो, मतलब और ज्यादा राइनो को पैदा नहीं कर रहे, कह रहे यार नहीं वो बिल्कुल अनिच्छुक है, वो नए बच्चे पैदा करना नहीं चाहते, राइनो में भी आ गया, हमें भी इंडिविजुअलिज्म चाहिए, हमें भी व्यक्तिवाद चाहिए, हम भी आजादी से जीना चाहते हैं, बच्चे पैदा नहीं करने, फिर टेंशन हो गया भैया इसका रिप्रोडक्शन नीश को समझो, नहीं समझेंगे तो राइनो की पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, ओके। फिर कहते हैं उसको कौन कौन सी भौतिक और रासायनिक जरूरतें हैं, उसको क्या टेम्परेचर चाहिए, भूमि का आकार चाहिए, भूमि कैसी हो, ढाल कैसा हो, प्लेन एरिया पे रहेगा, पहाड़ी ढलानों पे रहेगा, कैसे, आर्द्रता क्या लगती है और अन्य जरूरतें क्या है। तो हम निवास, भोजन, प्रजनन और भौतिक और रासायनिक नीश, इनके बारे में पता चल जाएगा, हम प्रजातियों को अच्छे से संरक्षित कर पाएंगे, इकोसिस्टम में वो अपना रोल अच्छे से प्ले करते रहेंगे। अब मुझे बताओ, बोलिए बच्चा, हैबिटेट्स अब बताओ, इकोटोन समझ में आ गया, नीश समझ में आ गया, हैबिटेट अपने को समझ में आ गया, तीनों बेसिक कांसेप्ट थे अपने को समझ में आ गए। तो हैबिटेट और नीश के बीच का मैंने कंपैरिजन वाला चार्ट भी दे दिया, ओके। तो हैबिटेट वो क्या कहता है, वह निवास स्थान, एक विशेष पता, जैसे आपके घर का पता, हाउस नंबर, ये दैट इज हैबिटेट। अब उसमें उस घर के अंदर आप क्या कर रहे हो, आपका प्रोफेशन क्या है ना, आप एस्पायरेंट हो ना, आप मम्मी हो, आप पापा हो, आप दादा हो या आप दादी हो, क्या आपका रोल चल रहा है, ठीक है। उसके बाद कहता है पर्यावास प्रजाति विशेष नहीं होता, आप ये नहीं कह सकते कि वो पूरा जंगल शेर का है, नहीं वो जंगल हिरण का भी है, और वो जंगल भालू का भी है, वो जंगल कोई भी और सांप का भी है। तो वो जो घर है आप ये नहीं कह सकते घर मेरा है, अरे आपका कैसे हो सकता है, आप बोल के देखो, दादाजी क्या बोलता है, जब तक मैं जिंदा हूं कोई सा बोल ना दियो, ये घर मेरा है, ये घर मेरा भी है, तेरी दादी का भी है, तेरे पापा का भी है, और तू अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो कलेक्टर बनानी है, कुर्सी पे बैठा है, कुर्सी की टांग तोड़ दूंगा, सबका है ये। तो कई प्रजातियां एक ही निवास स्थान पर रह सकती है। उसके बाद क्या करें,
नीश एक प्रजाति विशिष्ट होता है और यह केवल एक प्रजाति का ही समर्थन करता है, हर प्रजाति का अपना नीश होता है। पर्यावास के अंदर कई नीश हो सकते हैं, उसी घर के अंदर आप भी थे, डिफरेंट डिफरेंट सबके नीश थे। नीश एक विशेष प्रजाति के लिए विशिष्ट होता है, आपका अलग है, आपकी बहन का नीश अलग है, पापा जी का, मम्मी जी का, दादाजी का, दादी जी का उधर। फिर उदाहरण पूछ रहा है वो, जैसे रेगिस्तान अपने आप में क्या है, हैबिटेट है। कोई महासागर अपने आप में क्या है, हैबिटेट है। अभी रेगिस्तान के अंदर 500 तरह की प्रजातियां रही होगी, हर प्रजाति का अपना नीश है। जैसे पहाड़ है अपने आप में एक हैबिटेट है, घास स्थल एक नीश है, जंगल अपने आप में नीश कह रहा हूं, सॉरी, हैबिटेट है। अब यहाँ पे नीश क्या है, टाइगर का अपना नीश है, पांडा का अपना नीश है, पक्षियों का अपना नीश है। बताओ बच्चा, ईमानदारी से बताओ। बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इकोटोन में, नीश में और हैबिटेट में, तीनों के बीच में अच्छा अंतर समझ में आ गया या नहीं आया? अगर मैं कहूं इकोटोन, ओके, उसके बाद अगर मैं कहूं नीश, और उसके बाद अगर मैं कहूं हैबिटेट, तीनों के बीच में अच्छे से अंतर समझ में आपको आया? इसको हम बोलते हैं पर्यावास, पर्यावास, इसको हम बोलते हैं निकेत, और इसको हम बोलते हैं इकोटोन। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छे से सब रिप्लाई करके दे दो। कहां तक हमने कर लिया? आई पी सी ई तक कहानी हो गई, इकोसिस्टम तक हो गए बच्चा, इकोसिस्टम तक आ गए। अब हम आएंगे बायोम पे और फिर हम आएंगे बायोस्फीयर पे। तो अब हम पकड़ते हैं किसको? बायोम। ठीक है, ये देखो, ये रहा बायोम। एक बायोम के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं। जैसे हर इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी कम्युनिटी हो सकती थी, और हर कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे जीवों की अपनी अपनी पॉपुलेशन हो सकती थी, और हर जीव अपने आप में एक जीव के रूप में भी काम करता है। तो नेक्स्ट लेवल पे हम आगे, अब हम समझेंगे व्हाट इज बायोम, व्हाट इज बायोम। ठीक है, दैट्स ग्रेट। बायोम क्या है? तो बायोम अगेन किसने दिया बायोम शब्द? वही अमेरिकन इकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ई क्लीमेंट। तीन काम की बच्चा ये फ्रेडरिक ई क्लीमेंट, ये फ्रेडरिक ई क्लीमेंट्स, इन्होंने तीन टर्म दिए थे बच्चा। इन्होंने इकोटोन दिया, इन्होंने ही एज स्पीसीज वाला टर्म दिया था, और इन्होंने ही आके फिर बोला बायोम, बायोम। हालांकि ये दोनों टर्म तो उन्होंने 1905 में दिए थे, ये वाला 1905 में दिया था, ये 1916 के आसपास दिया बायोम। तो बायोम इन्होंने बोला, बायोम क्या है? कह रहा एक बड़ी कम्युनिटी मान लो, या एक बहुत बड़ा आप इकोसिस्टम, या आप बायोम को मान लो एक ऐसा बड़ा क्षेत्र जिसके अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज और बहुत सारे इकोसिस्टम। और अगर आपको याद हो, याद करो बच्चा, पुरानी क्लास मेरी, मैंने आपको तीन कंपैरिजन करवाए थे, तीन कंपैरिजन, अगर आप भूले नहीं होंगे। जब मैंने आपको बोला था समुदाय, दूसरा मैंने आपको क्या बोला था? पारितंत्र, एक डायग्राम लिख के बताया था मैंने, और तीसरा मैंने आपको क्या बताया था? बायो। ऐसे बता रहा था मैं आपको, कम्युनिटी और इकोसिस्टम और बायोम। याद आया हो अगर मैंने आपको इनके क्राइटेरिया बताए थे, क्राइटेरिया, और इनकी विशेषताएं बताई थी। विशेषताओं में मैंने क्या बोला था? इसके अंदर केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीव आते हैं इसके अंदर। इकोसिस्टम के अंदर हमने देखा था जीव और अजीव दोनों थे, जैव प्लस अजैव दोनों आ रहे हैं इसके अंदर। और मैंने आपको बताया था बायोम के अंदर हमारा क्या था बच्चा? जलवायु, क्लाइमेट एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जलवायु निश्चित होती है। याद आया? बताओ, बताइए, याद आया ना? पुरानी पहली दूसरे नंबर वाली क्लास में बताया था, दूसरे पहली दूसरे वाले, हाँ बोलो। तो जब हम बायोम की बात करेंगे तो बायोम में बच्चा निश्चित जलवायु की भी बात करेंगे, बायोम के अंदर क्लाइमेटिक फैक्टर आ जाएगा। तो जब हम बायोम को डिफाइन करेंगे, हाँ समझो, देखो, बायोम एक बड़ा जैविक समुदाय या पारितंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जीव है, पौधे हैं, जानवर है, पक्षी है, कीड़े हैं, मनुष्य है, एक निश्चित प्रकार की जलवायु, बस यही कीवर्ड है बच्चा, क्लाइमेट, सर्टेन टाइप की क्लाइमेट। हर बायोम की अपनी अलग क्लाइमेट है। जैसे आपने नाम सुना होगा टुंड्रा बायोम, आपने नाम सुना होगा टैगा बायोम, सुने आपने नाम, नाम सुने आपने ये? तो वो सब क्या है बच्चा? टुंड्रा का क्लाइमेट बिल्कुल अलग है, टैगा का क्लाइमेट बिल्कुल अलग है, डेजर्ट का क्लाइमेट बिल्कुल अलग है, और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट बिल्कुल अलग है। बात बराबर है? सुना था, दैट्स ग्रेट। आ जाओ, तो ये कौन है? मिस्टर फ्रेडरिक एडवर्ड क्लीमेंट के द्वारा दिया गया था, 1916 के अंदर ये टर्म गढ़ा गया। अब आगे चलते हैं। तो अब हम जानेंगे कि बायोम का निर्धारण कैसे होता है। बायोम का निर्धारण होता है वहां जीवों ने कैसे अनुकूलन किया है, तापमान कैसा है, मौसम कैसा है, और जलवायु कैसी। ये शब्द याद रखना बच्चा, यूपीएससी जो जो मैं हाईलाइट करके देता हूं ना आपको पीडीएफ में, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। बायोम में हम क्या देखते हैं? एडेप्टेशन, तापमान, वेदर कंडीशन और ओवरऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस की हम बात करते हैं। That's बहुत बढ़िया। तो बायोम हमारे पास अलग अलग प्रकार के बायोम है बच्चा। तो आपने नाम सुना होगा वर्षावन, विषुवतीय वर्षावन, विषुवत रेखीय वर्षावन, सुना है आपने नाम? टैगा नाम सुना होगा आपने, टैगा भी सुना होगा। उसके बाद आपने शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये एक आपका बायोम है। फिर घास भूमि बायोम है, ओके, मरुस्थल है बच्चा, टुंड्रा हो गया आपका। इन सबको जानेंगे। और यूपीएससी बच्चा लगभग इस साल नहीं पूछा, देखो इस साल तो उसने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन लास्ट 7-8 ईयर में हर साल एवरी ईयर वन क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोम।
मतलब किसी ना किसी एक बायोम से क्वेश्चन रहेगा। ज्यादातर यूपीएससी ने किससे पूछा है मैं पहले ही बता देता हूं। यूपीएससी का सबसे ज्यादा फेवरेट है ये वाला बायोम से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा उसका फेवरेट बायोम है ये वाला बायोम, और तीसरा उसका फेवरेट बायोम है ये वाला बायोम। इन सारे बायोम में से 3 सबसे फेवरेट बायोम है, ये वाला और ये वाला। आप पीवाईक्यूज देखोगे, आने वाले दिनों में पीवाईक्यूज कराऊंगा, टेंशन मत लेना। तो आपको ऐसे बीच बीच में कराता रहूंगा कि यूपीएससी ने देखो ये पूछा ये पूछा। इन बायोम सबको पढ़ेंगे हम, लेकिन ये 3 काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं अगर पिछले 10 साल का हम यूपीएससी का पैटर्न देखें। इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। हम दोबारा से पढ़ेंगे बच्चा यहाँ पे, है ना। ज्योग्राफी जब पढ़ना होगा हम तब भी पढ़ेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे 2-3 चीजें पूछना चाहता हूँ, पूछ लूं, है ना। घबराना मत बच्चा, जब मैं क्लास में हूं तो किसी चीज से घबराना नहीं। मेरे होने का मतलब है आपकी समस्याओं का समाधान होना उस विषय में, है ना। आपकी जीवन पर्सनल समस्याओं का कोई समाधान नहीं है भाई। आपकी लाइफ में आपने 400 टेंशन पाल रखी है, उसका तो मेरे पास इलाज नहीं है, ठीक है। पर हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान है। दिस इज 0 डिग्री आप बोलते हो, क्या बोलते हो बच्चा इसका? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, याद है क्या? विषुवत रेखा बोलते हो ना आप इसको। इसको आप क्या बोलते हो? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ है ये आपका। इसको आप क्या बोलते हो? 90 डिग्री साउथ है ये आपका, साउथ पोल बोलते हो। ओके, हमने हमें पता है यहाँ इक्वेटर पे सनलाइट सीधी पड़ती है, पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी में। ये सन है, सन पे क्या करता है, इक्वेटर पे सीधी किरणें आती है। मतलब अर्थ की और सन की पोजीशन ऐसी होती है स्पेस के अंदर कि जो इक्वेटर वाला क्षेत्र है सीधी किरणें प्राप्त होती है सूर्य की। और यहाँ पे जो पोलर रीजन है, यहाँ पे किरणें तिरछी प्राप्त होती है। और यहाँ पे देखो, समझ रहे हो। अब देखो इक्वेटर पे क्या है बच्चा, दो दो किरणें देखो, दो किरणों के बीच का डिस्टेंस देखो। यहाँ पोलर रीजन पे आप देखो, इसको मैं कहूँ ए एरिया, ए क्षेत्रफल है। इसको मैं कहूँ बी एरिया, बी का क्षेत्रफल है। आप एक चीज बताओ, क्षेत्रफल किसका ज्यादा है? यहाँ आपको किसका क्षेत्रफल ज्यादा लग रहा है, ए का क्षेत्रफल ज्यादा है या बी का क्षेत्रफल ज्यादा है? बताना एक बार, बताओ बच्चा, किसका क्षेत्रफल ज्यादा लग रहा है आपको? ठीक है, इसका क्षेत्रफल सर ज्यादा है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। अब एटमॉस्फेयर में डिस्टेंस देखो बच्चा, ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इसको मैंने बोला है एक्स, इसको बोला है वाई। अब मैं कहूं वायुमंडल में एक्स ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है या वाई ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? बताओ मुझे, ज्यादा दूरी किसने तय की, एक्स ने या वाई ने? ज्यादा, है ना। ये भी क्या है इधर, ज्यादा। ये क्या है, कम दूरी, ज्यादा दूरी। ये क्या है, कम क्षेत्रफल। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है कि हमारे विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान ज्यादा क्यों होता है। तापमान ज्यादा होने का कारण यह है विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूरज की किरणें, सूरज से आने वाली विकिरण एक तो इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर वायुमंडल में कम दूरी को तय करती है और सीधी पड़ती है, सीधी पड़ती है। यहाँ एंगल देखो बच्चा, एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल लगभग। ओके, और सीधी पड़ रही है और कम क्षेत्रफल पर पड़ रही है। यहाँ पे वही सौर विकिरण है, ध्रुवीय क्षेत्र की ओर ज्यादा लंबी दूरी तय करती है, उसके साथ साथ ज्यादा क्षेत्रफल पर गिरती है। और यहाँ इनके एंगल देखो, इनके कोण देखो, सीधी सीधी नहीं गिर रही। तो ये कारण है, यहाँ पे तापमान ज्यादा है और यहाँ पे पोलर रीजन में हमारा तापमान क्या रहता है, तापमान कम रहता है। अब ये टेम्परेचर, क्योंकि बायोम में क्या है बच्चा, मैंने बायोम में क्या बताया, बायोम के अंदर जलवायु इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जलवायु महत्वपूर्ण कारक है। और जलवायु के दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक होता है तापमान और दूसरा होता है वर्षा। क्लियर होगी ये बात समझ में? तो इक्वेटोरियल क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा है, पोलर रीजन की ओर टेम्परेचर कम है। जहां तापमान ज्यादा होता है और अगर जल अवेलेबल है तो जल बन जाता है भाप, और भाप ऊपर उठती है, बादल बनती है और बरसात होती है। तो तापमान ज्यादा है और आर्द्रता, आर्द्रता मतलब जल का गैसीय रूप वायुमंडल के अंदर। तो उस हिसाब से अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पृथ्वी पर सब जगह तापमान एवं वर्षा समान होगी? बताओ बच्चा, बताना मुझे, क्या पृथ्वी पर सर्वत्र सर्वत्र तापमान और वर्षा समान है? नहीं है। ओके, और अगर तापमान और वर्षा समान नहीं है, इसका मतलब मैं ये लिख दूं कि जलवायु समान नहीं है। और जलवायु समान नहीं है तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं बायोम अलग अलग होंगे। बोलो, यानी कि विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवों के बीच में हमें अलग अलग बायोम देखने को मिलेंगे। और वो किस पे डिपेंड करेंगे, तापमान कम ज्यादा, वर्षा ज्यादा कम, सूखा है या ज्यादा वर्षा होती है, ठंडा है गर्म है या ठंडे और गर्म के बीच का है। क्लियर है बच्चा ये? अब हम चलते हैं यहाँ पे, ये वाला डायग्राम देखो, इस वाले डायग्राम को देखो। इस वाले डायग्राम को मैं आपके सामने बहुत अच्छे से बच्चा डिकोड करने वाला हूँ। यहाँ पे बना दूं, चलेगा? साइड में एक सेम इसी का रेप्लिका बना रहा हूँ आपको, और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चा, समझो। ये डायग्राम समझ लेना, ये जीसी लियोंग का डायग्राम है बच्चा, है ना। जीसी लियोंग को किताब है ना, आती है ना, जीसी लियोंग नाम की किताब, सुना होगा ना आपने, जीसी लियोंग। ये डायग्राम समझ लेना आप, ये आप मुख्य परीक्षा में भी बना सकते हो इस डायग्राम को।
मुझे बस कुछ ही सेकंड का समय और दो। पैंतालीस डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री साउथ, 60 65 डिग्री नॉर्थ, 65 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। कोई समस्या यहां तक? बोलो यहां तक कोई समस्या किसी को? नीचे वाली लाइन थोड़ी सी तिरछी हो गई है ना, कर लेना एडजस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिख सकते हैं? जल्दी से बताओ। मैं इस पृथ्वी को अगर 0 से 90 ऐसे और 0 से 90 साउथ में दिखाऊं, चलेगा? किसी को कोई आपत्ति? समझ में आ गया ना, दिमाग में समझ। और अपने को यह समझ में आ गया बच्चा कि टेम्परेचर ये इक्वेटर से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर तापमान क्या होगा? कम होगा। तो यानी कि यहां पे क्या है, ये वाला क्षेत्र हमारा क्या है? हॉट है। दिस इज हॉट। ये वाला क्षेत्र हमारा क्या है? कोल्ड। ये वाला क्षेत्र हमारा क्या है? कोल्ड। यानी कि टेम्परेचर को समझ लिया। दूसरा अब हम कह रहे हैं कि आर्द्रता, अगर मैं कहूं वर्षा, वर्षा की बात करूं अगर मैं, वर्षा, वर्षा आप ये मान लो, अगर मैं दिखाना चाह रहा हूं यहां पे अधिक वर्षा है, यहां पे वर्षा कम है, ऐसा मान लो आप। ठीक है? टेम्परेचर ऐसे घट रहा है, टेम्परेचर तो बच्चा ऐसे घट रहा है, और मैं दिखाना चाह रहा हूं कि इस पूरे पृथ्वी के ऊपर वर्षा इस क्षेत्र में ज्यादा हो रही है और इस क्षेत्र में कम। अभी आप ऐसे मान लो, यहां मैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र दिखाऊंगा, इस साइड जैसे हम जाते चले जाएंगे कम वर्षा वाले क्षेत्र होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाला जो बीच वाला, पूरी की पूरी जो ये बेल्ट है, ये वाली इस पूरी बेल्ट की बात करता हूं मैं। किसकी? इस वाली पूरी बेल्ट। ओके, इस बेल्ट को मैंने लिखा विषुवत रेखीय वर्षा वन है। यहां पे इक्वेटर रीजन में साल भर अच्छी बरसात होती है, उच्च तापमान होता है, तो इससे यहाँ पे घनी वनस्पति मिलती है। तो यहाँ का जो हमारा बायोम है वो विषुवत रेखीय वर्षा वन बायोम बन गया। कोई दिक्कत? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद हम 10 डिग्री नॉर्थ से 10 और 30 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ के बीच में चल रहे हैं। देखो यहाँ मैंने क्या बताया, कम वर्षा क्या हो रही है? कम। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र में, समझो बच्चा, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ, जहां पे वर्षा कम होती है वहां पे हमें मिलते हैं मरुस्थल। मरुस्थल, ठीक है? जहां पे वर्षा यहां अधिक है, यहां कम है, बीच में क्या होगी? मध्यम। इसी बेल्ट में जहां पे मध्यम वर्षा होती है वहां पे हमें मिलते हैं घास के मैदान, सवाना घास मैदान। तो सवाना घास बायोम हो गया, सवाना घास बायोम हो गया, ये मरुस्थल बायोम हो गया, ये भी मरुस्थल बायोम हो गया। बोलो इतना समझ में आ रहा है? क्या बता रहा हूं मैं? ये इक्वेटर 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, पूरे क्षेत्र में साल भर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, विषुवत रेखीय वर्षा वन बायोम बन गया हमारे यहाँ पे। फिर हम 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ, मतलब जैसा हम नॉर्थ में चलेंगे वैसा साउथ में चलेंगे, उससे घबराने वाली बात नहीं बच्चा। अब इसके बाद में सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ की बताऊंगा। तो हमने बताया यहाँ पे जहां पे इस 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के वो क्षेत्र जहां पे अधिक वर्षा होती है, वो क्षेत्र जहां पे वर्षा मध्यम होती है, और वो क्षेत्र जहां पे वर्षा कम होती है। इस पूरी बेल्ट में, इस पूरी बेल्ट के अंदर जहां पे वर्षा कम है, बहुत कम है, वहां पे तो मरुस्थल बायोम मिलेंगे। जहां पे वर्षा की मात्रा मध्यम है वहां हमें सवाना घास के मैदान मिलेंगे। ठीक है? और उसके साथ पूर्व की ओर यहां जहां वर्षा अधिक है यहां हमें मिलेंगे मानसूनी वन, मानसूनी वन, मानसूनी वन। बताओ बच्चा, ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ, सवाना घास इकोसिस्टम भी तो है ना? हाँ है ना बच्चा, तो बायोम के अंदर इकोसिस्टम तो आता ही है। तो अगर मैं आपको डिफाइन करने के लिए बोलूं कि आप मुझे सवाना घास बायोम के बारे में बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 10 डिग्री से 30 डिग्री या 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है, जहां पर तापमान क्या है? मध्यम, मतलब इक्वेटर की तुलना में थोड़ा सा, मतलब उसके इक्वल जैसा, और वर्षा मध्यम मात्रा में होती है, ना वर्षा बहुत कम होती ना वर्षा बहुत ज्यादा होती। वहां पे हमें घास के, सवाना घास के बायोम मिलते हैं। सेट बैठ गया दिमाग में? मानसूनी वन मतलब जिन क्षेत्रों में मानसून से वर्षा होती है, और मानसूनी, जहां पे मानसून अपनी वर्षा करती है, और उन देशों में जो पाए जाने वाले वन होते हैं उनको हम मानसूनी वर्षा वन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे? फिर हम बात चल रहे हैं 30 डिग्री से 45 डिग्री, 30 से 45 डिग्री, 30 से 45 डिग्री में जहां पे कम वर्षा हो रही है, जहां पे वर्षा कम है बच्चा, यहाँ पे आपके भूमध्य सागरीय बायोम, भूमध्य सागरीय। शीतकाल में ही वर्षा होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, आपको बताया वो भी कम वर्षा होती है। ये जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र है यहाँ पे आपको मिलते हैं स्टेपी घास के मैदान, स्टेपी घास। ओके, और जो पूर्व वाला क्षेत्र है ये मिलता है आपको उष्ण आर्द्र वन बायोम। सेम इधर साउथ में भी चलेगा।
एक रेखा पर एक टाइप का क्लाइमेट पाया जाना चाहिए, रेखा थोड़ी ना है बच्चा, दिस इज नॉट रेखा, क्षेत्र है बच्चा, क्षेत्र है, 30 से 45 डिग्री के बीच का क्षेत्र है, और एक अक्षांश लगभग 111 किलोमीटर का होता है। तो आप इस पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हो, क्षेत्र की बात कर रहे हो, रेखा कहां से आ गई, नॉट रेखा। आपका ज्योग्राफी हुआ है, कौन से बैच वाले बच्चे हो आप, मैं भूल जाता हूँ बच्चा, संकल्प, संकल्प 2, ये कौन सा चल रहा है, संकल्प 2.0 चल रहा है, ज्योग्राफी तो हो गया होगा ना आप लोगों का, ज्योग्राफी हो गया ना, तो जब ज्योग्राफी हो गया तो फिर ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए बच्चा, ये कंफ्यूजन तो फिर नहीं आना चाहिए था। जॉन है, क्षेत्र है बच्चा, ये कोई लाइन नहीं है, क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे कम वर्षा वाले क्षेत्र में, यहाँ पे जो कम वर्षा है, इस कम वर्षा वाले क्षेत्र में आपको मिल रहा है यहाँ पे पर्णपाती वन मिलेंगे आपको, पर्णपाती, पर्णपाती जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, एक सर्टेन सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं, पर्णपाती मिलेंगे। यहाँ जो मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ पे मध्यम वर्षा होती है इन अक्षांशों के बीच में 45 से इसके बीच में, यहाँ पे आपको मिलेंगे सदाबहार शंकुधारी वन, शंकुधारी मतलब त्रिकोण, शंकुधारी वन बायोम। शंकुधारी कैसे होते हैं बच्चा, पेड़ ऐसे होते हैं शंकुधारी, ऐसे पेड़ देखे होंगे ना आपने, ऐसे ऐसे पेड़, तो ऊपर ये शंकु बना रहे, शंकु की आकृति बना रहे, शंकुधारी बोलते हैं इसको। फिर यहाँ पे जो पूर्व में मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलता है मिश्रित वन बायोम, मिश्रित वन बायोम, और 65 से 90 के बीच में, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आपको मिलती है टुंड्रा, टुंड्रा बायोम, और टुंड्रा बायोम में टुंड्रा वेजिटेशन पाई जाती है। देखो पृथ्वी पर कहाँ कहाँ क्या पाया जाना है, ये पिक्चर बच्चा सेट कर लो, ये आपको ज्योग्राफी में भी हेल्प करेगी। वापस से हम सोचते हैं, समझो, क्योंकि अभी हमें बायोम पढ़ना है बच्चा, तो मैं कहूंगा विश्वत रेखीय वर्षावन बायोम, आप बोलोगे सर विश्वत रेखीय वर्षावन कहाँ हूँ, कहाँ किधर किधर, कहाँ है, किधर मिलता है, अपने को नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसलिए आपको 10 मिनट लेके आपको अच्छे से समझा दिया कि 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में जो पूरा विश्वत रेखीय क्षेत्र, जहाँ अच्छा खासा तापमान है और साल भर वर्षा होती है, वहां जो हमें बायोम मिल रहा है उसको हम विश्वत रेखीय वर्षावन बायोम बोलते हैं। उसके बाद 10 से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में हम देख रहे हैं वो जहां अधिक वर्षा है, वो क्षेत्र जहां पे मध्यम वर्षा है, और वो क्षेत्र जहां कम वर्षा है। तो 10 से 30 डिग्री के बीच में जहां पे कम वर्षा मिलती है उसको हम बोलते हैं मरुस्थलीय बायोम, जहां पे मध्यम टाइप की वर्षा होती है उसको हम बोलते हैं सवाना घास बायोम, और जहां पे अधिक वर्षा होती है वहां पे मानसूनी वन बायोम मिलता है। फिर 30 से 45 के बीच में जहां पे कम वर्षा होती है भूमध्य सागरीय बायोम, क्योंकि भूमध्य सागरीय बायोम में क्या होता है, आपने भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय एक प्रकार की जलवायु भी है बच्चा, उस जलवायु की विशेषता क्या होती है, इस जलवायु में जहां पे भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु मिलती है, ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती, वर्षा शीतकाल में होती है और अल्प मात्रा में होती है। ठीक है, फिर यहीं 30 से 45 के बीच में जहां पे मध्यम वर्षा है वहां पे है आपकी घास, स्टेपी घास हो गई, और जहां पे अधिक वर्षा है उष्ण आर्द्र प्रकार के वन मिलेंगे। फिर 45 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में जहां पे कम वर्षा है वहां पे पर्णपाती टाइप का वन बायोम मिलेगा, जहां पे मध्यम वर्षा है वहां पे सदाबहार शंकुधारी वन, शंकुधारी मतलब ऐसे शेप वाले पेड़ होते हैं, जैसे आपने अपने आजू बाजू के पेड़ देखे होंगे ना बच्चा, आपने जो अपने आजू बाजू के पेड़ देखे होंगे, आप जहां भी रह रहे हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ आप पेड़ देख रहे होंगे बच्चा, पेड़ कुछ आपको ऐसा दिखता होगा, नीम का पेड़, बरगद का पेड़ दिखता है ना आपको इसको, लेकिन आप ठंडे क्षेत्र में चले जाना, ठंडे क्षेत्र में आपका जो पेड़ होता है ना बच्चा कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो ये क्या है बच्चा, ये शंकु टाइप का हो गया, शंकु, इसको बोलते हैं हम कॉनिफर। ठीक है, तो यहां क्या मिल रहा है, सदाबहार शंकुधारी वन, और जहां पे अधिक वर्षा मिलती है वहां पे मिश्रित प्रकार के। उसके बाद 65 से 90 के बीच में ठंड काफी ज्यादा है, वहां पे आपको टुंड्रा बायोम मिलता है। बताओ अब मुझे ये डायग्राम अगर मैं कहूं आंख बंद करके, सुन लो बच्चा, 1 मिनट की एक्सरसाइज करोगे मेरे साथ, देखो क्लास में ही सीखते चलते हैं ना, आप सभी लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अपनी दिव्य दृष्टि को बंद करो ऐसे और सोचो कि हाँ सर कैसे बता रहे हैं, 0 से 10 नॉर्थ, 0 से 10 साउथ, 10 से 30, और जैसा नॉर्थ में चल रहा है लगभग साउथ में वैसा चल रहा है, तो हम नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। 0 से 10 नॉर्थ, 10 से 30 नॉर्थ, 30 से 45 नॉर्थ, 45 से 65 नॉर्थ, 65 से 90 नॉर्थ, 0 से 10 नॉर्थ के बीच में सर ने बताया विश्वत रेखीय वर्षावन। उसके बाद सर ने 10 से 30 के बीच में बताया पश्चिम में जहां वर्षा कम होती थी मरुस्थल, जहां मध्यम है वहां सवाना, और जहां अधिक है महा मानसूनी। 30 से 45 के बीच में जहां वर्षा कम है क्या है वहां पे, भूमध्य सागरीय, जहां मध्यम है टैप, और जहां अधिक है आर्द्र उष्ण आर्द्र वन। फिर 45 से 65 में जहां वर्षा कम है क्या थे वहां पर, पर्णपाती वन, जहां मध्यम थे वहां शंकुधारी, और जो अधिक वर्षा थी वहां मिश्रित वन थे, और जो 65 से 90 के बीच में है वहां पे टुंड्रा है। बताओ मुझे, सेट बैठा दिमाग में, बताना बच्चा। सबको सेट हो गया दिमाग में, डन हो गया, ओके बहुत अच्छी बात है ये तो। बच्चा टुंड्रा वन, टुंड्रा बायोम, देखो हर बायोम की अपनी एक वनस्पति होती है ना, हर बायोम में वनस्पति मिलेगी ना, तो टुंड्रा, टुंड्रा क्षेत्र में एक टुंड्रा प्रकार की वनस्पति है, उस वनस्पति की खास खूबी क्या है, साल भर लगभग बर्फ होता है, 2-3 महीने के लिए बर्फ पिघलता है, तो बहुत बड़े पेड़ तो नहीं उग सकते वहां पे, छोटी छोटी घासें हैं, वो सब उगता है। अब हम समझते हैं इस टॉपिक से यूपीएससी क्वेश्चन कैसा पूछता है। हाँ, इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आएगा, मतलब क्वेश्चन कैसा पूछेगा, असली मुद्दा ये है क्वेश्चन कैसा पूछता है, क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन आएगा बच्चा ऐसा, सपोज करो उसने यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे सवाना को उठा लिया, ये वाला सवाना उठा लिया, सवाना, सवाना की पहले तो पूछेगा आपसे लोकेशन कहाँ मिलता है, लोकेशन, तो हमें पता चल जाएगा सवाना कहाँ है, 10 से 30 के बीच में है जब भी है,
वर्षा मध्यम प्रकार की है, तापमान थोड़ा उच्च प्रकार का है। दूसरा, यहाँ की वनस्पति क्या है, सवाना में क्या कौन से पेड़ पौधे मिलते हैं। तीसरा, सवाना में कौन से जानवर मिलते हैं, शेर मिलता है, लकड़बग्गा मिलता है, क्या मिलता है। तो हर बायोम पे आज तक का यूपीएससी के क्वेश्चन का एनालिसिस करें, तीन ही चीज, उस बायोम की लोकेशन, उस बायोम में कौन सी वनस्पति और उस बायोम के अंदर कौन से जानवर, मतलब कौन फ्लोरा, पूरा वनस्पति जगत लिखते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हो आप फ्लोरा। पादप जगत क्या है वहां का, और इसको आप बोलते हो फोना। जंतु जगत क्या है, कौन कौन से जंतु मिलते हैं। वैसे तो हजारों जंतु मिलेंगे, सैकड़ों जंतु मिलेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, बोलो चले यहां से थोड़ा आगे, आपका थोड़ा काम बढ़ा देता हूं मैं अब। एक एक करके हम बायोम को देखना शुरू करते हैं। तो बायोम और इकोसिस्टम के बीच में अगर कंपैरिजन करना हो, इकोसिस्टम छोटा होता है, बायोम बड़ा होता है। एक बायोम के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं। ओके, तो इधर पेड़ पौधे जंतुओं की मात्रा ज्यादा है, इधर कम हो सकती है। ये काफी बड़ा क्षेत्र होता है भौगोलिक रूप से, ये एक छोटा छोटा क्षेत्र होता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो ये है। चलिए, तो अब एक एक करके हम बायोम, मैंने बिल्कुल आपको उसी फॉर्मेट में दिया है, उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में यूपीएससी क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, और इसी से सीधे क्वेश्चन बच्चा इसी से आएंगे, ध्यान रखना। मतलब ये रेडीमेड टाइप का आपको कंटेंट मिल रहा है, बिल्कुल ऐसा, इसको पढ़ना है, समझना है यहाँ क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। और आप पिछले जितने भी साल के क्वेश्चन है उठा के देख लेना, लगभग सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो सबसे पहला बायोम क्या है, टुंड्रा को पकड़ के लाते हैं। टुंड्रा आया ना बच्चा, टुंड्रा समझ में कहाँ मिलता है, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में मिल रहा है, उत्तरी में भी और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, वही 65 से 90 के बीच में मिलता है। वनस्पति यहाँ और जंतु जगत, ये नाम याद रखने पड़ेंगे बच्चा। यहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलती है, लाइकेन मिलता है आपको। ठीक है, उसके बाद मॉस, मॉस मतलब छोटे हरे बिना फूल वाले पौधों को हम क्या बोलते हैं, मॉसिस बोलते हैं, मॉस। फिर सेज मिलते हैं यहाँ पे, जिनको हम बोलते हैं कुछ दलदली टाइप के पौधे। ये तो हमारा यहाँ का क्या है, वनस्पति जगत है। कोई बड़ा पेड़ नहीं है, 2 फीट 3 फीट 5 फीट, जैसे आपको नीम का पेड़ मिल रहा है, बरगद का पेड़ मिल रहा है, ऐसा नहीं। 2-3 महीने के लिए थोड़ा सा सुहावना मौसम होता है, बाकी 8-9 महीने बर्फ से ढका रहता है। तो उस 2-3 महीने में जो ग्रो हो सकता है छोटी मोटी, वही ग्रो होती है। मिलता क्या है यहाँ पे, रेंडियर मिलता है। उसके बाद पोलर फॉक्स मिलती है, ध्रुवीय क्षेत्र में मिलने वाली लोमड़ी, रेंडियर हिरन टाइप का है ये। फिर है पोलर बियर मिलता है आपको, पोलर क्षेत्र में मिलने वाला उल्लू भी होता है यहाँ पे। आर्कटिक क्षेत्र में कुछ खरगोश भी रहते हैं, जो उस ठंडे क्लाइमेट में अपने आप को अडेप्ट किए हुए वो मिलते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखेंगे, यहाँ पे कोई भी रेप्टाइल नहीं मिलता, नहीं मिलेगा, सांप नहीं मिलेगा, मगरमच्छ नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, सरीसृप जीव लगभग क्या है, ऑलमोस्ट अनुपस्थित है, नहीं मिलते टुंड्रा में। नहीं, टुंड्रा में क्या मिलेंगे, भालू मिलेगा, पोलर बियर, रेंडियर मिलेगा, ध्रुवीय क्षेत्र में मिलने वाली लोमड़ी मिलेगी। ठीक है, चीता मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा चीता। ठीक है, अपने को नेक्स्ट देख लो ये कैसा इसका नजारा होता है। ये बच्चा गर्मी का वो सीजन जब 2-3 महीने के लिए खुल गया है मौसम, छोटे 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 से छोटे छोटे से बस कुछ छोटे छोटे प्लांट उगे हैं। तो यहाँ या तो झाड़ियाँ है, या लाइकिन है, या मॉस है, या सेज है। दलदली पौधे को हम क्या बोलते हैं, सेज बोलते हैं। ठीक, फिर क्या कहते हैं, टैगा पे आ जाओ। टैगा वही आपका जो टुंड्रा से जस्ट नीचे वाला है, टुंड्रा से जस्ट नीचे वाला पूरा क्षेत्र है। उत्तरी यूरोप में मिलेगा, एशिया, क्योंकि एशिया का भी हिस्सा क्या है, नॉर्थ की ओर जा रहा है, उत्तरी अमेरिका। यहाँ टुंड्रा की तुलना में तापमान थोड़ा मृदु होता है, मतलब टुंड्रा जितना ठंडा था ना, ये उतना ठंडा नहीं, थोड़ा मॉडरेट टाइप का है। ओके, यह क्षेत्र बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है, बोरियल टाइप की वेजिटेशन, जिसको टैगा वन भी बोल देते हो कई बार। यहाँ पे क्या मिलते हैं, शंकुधारी सदाबहार वन मिलेंगे, और उन वनों के एग्जांपल है, जैसे आपने चीड़ का पेड़ देखा होगा, पाइन जिसको बोलते हो, स्प्रूस मिलता है यहाँ पे। एक पेड़ है बच्चा, आपने कभी नहीं देखे तो देखना शुरू करना पड़ेगा अपने को। ओके, यहाँ पे कुछ पक्षी भी मिल जाते हैं, बाज मिल जाते हैं, फर, शरीर के ऊपर काफी फर होते हैं, फर समझ गए ना, बाल वगैरह, और ताकि गर्माहट बनी रहे। कुछ फरधारी मांसाहारी जीव मिलेंगे, मिंक मिलता है यहाँ पे, मिंक मिलेगा बच्चा, एल्क मिलेगा। 2024 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया था एल्क, और एल्क को कहां दिखा दिया था, इक्वेटोरियल रीजन में दिखा दिया था। ठीक है, प्यूमा मिलता है, साइबेरिया में मिलने वाले चीते मिलते हैं, और भेड़िए मिलते हैं। तो मिंक क्या होता है, जैसे यहाँ नाम मिंक आया बच्चा, मिंक तो ये रहा बच्चा, इसको मिंक बोलते हैं। ओके, और ये एल्क है, ये हिरन वाली फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो एल्क मिलता है, मिंक मिलता है। ठंडे क्षेत्र में मिलने वाला क्या मिलता है बच्चा, टाइगर मिलता है, भेड़िए यहाँ पे आपको मिलते हैं। आपको सेम चार्ट अपनी कॉपी में बनाना है और इसको याद करना है बच्चा। क्वेश्चन आते हैं, 25 में नहीं आया, 2025 में नहीं आया, लेकिन आप 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7-8 साल देखो, हर साल क्वेश्चन पूछे हैं। और यही बस इतना ही करना है आपको, इससे ज्यादा नहीं करना। अभी जो जो जैसे जैसे ऐड होता जाएगा मैं आपको बताता चलूंगा। उसके बाद आगे बच्चा ये सब ऐसा दिखता है टैगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रूस है, पाइन है, आपने देखे होंगे पहाड़ी क्षेत्र पे ऐसे ऐसे वृक्ष देखे होंगे। तो ये क्या बिल्कुल शंकु जैसे नहीं दिख रहे आपको, देखो बच्चा शंकु जैसी तो है ये, ऐसी तो बन रही है ये। जैसे हमारे यहाँ नीम का पेड़ मिलता है, ऐसे इस टाइप का थोड़ी ना है ये देखो कैसा है, ऐसा है, ऊपर से जाके तिकोना टाइप का होता है। वो इसलिए क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, आप सोचो ऐसा क्यों होता है, ये नेचर के साथ इन्होंने अनुकूलन किया हुआ है। शीत ऋतु में जब वर्षा गिरेगी, अगर पेड़ ऐसे ज्यादा फैला हुआ पेड़ होगा तो क्या होगा, वो जो हिम है वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो अडेप्टेशन क्या है, बर्फ आएगी तो थोड़ा नीचे साइड में गिरती रहेगी, बेचारा खत्म नहीं होगा ये। दैट्स ग्रेट। फिर आया हमारा शीतोष्ण पर्णपाती वन, आ गए हमारे, दक्षिणी यूरोप में मिलेंगे, उत्तर पूर्वी अमेरिका में, चाइना में, जापान में, न्यूजीलैंड में भी दिखते हैं। थोड़ा इधर का भी टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा ठंडा ना बहुत ज्यादा गर्म टाइप का है, वर्षा भी यहाँ पे ठीक ठाक सी हो जाती है। ओक नाम का पेड़ मिलता है, पीच है, मैपल है, चेरी के पेड़ है, ये सब मिलते हैं। ये नाम याद रखने पड़ेंगे, याद रखना, ओक, पीच, मैपल, चेरी। अब जो पेड़ है तो है, अब यूपीएससी पूछ रहा है तो मैं क्या करूं बच्चा। ठीक है, आपको ये याद रखने, एक बार 4-5 बार याद करोगे हो जाएगा।
यहाँ के जंतु ज्यादातर क्या होते हैं बच्चा, कशेरुकी और अकशेरुकी। ये तो पता होगा, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स टाइप के जंतु होते हैं, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, पूरा पूरा कंकाल होता है, उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, और जिनके अंदर कंकाल नहीं होता उसको इनवर्टिब्रेट बोलते हैं आम भाषा में। तो विश्व में कृषि के लिए काफी अच्छा क्षेत्र माना जाता है। तो कृषि उत्पादन के लिए या खाद्यान्न उत्पादन के लिए काफी उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। तो देख लो यहाँ पे क्या है बच्चा, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स बता देता हूँ, आपने अगर थोड़ा बायोलॉजी नहीं पढ़ा। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है, यस, कशेरुकी जीव बोलते हैं इनको, ये है कशेरुकी। दूसरे वाले अकशेरुकी, इनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। जैसे आप इसको मार के देखो, कान खजुरा मारा है आपने, कान खजुरा, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ तो कान खजुरा बोलते हैं। कान खजुरे को मारोगे, इसके अंदर से कोई हड्डी निकलेगी? इधर अगर आप इसको बच्चा, इसको पकड़ लो, इंसान को पकड़ लो, ये लिजार्ड को पकड़ लो, या मछली को ले लो, उसके अंदर से क्या है, प्रॉपर कंकाल निकलता है। तो हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। इनके अंदर शरीर के अंदर क्या होता है, कंकाल होता है, आंतरिक पूरा कंकाल का ढांचा। जैसे हम सबके अंदर क्या, इधर पसली है, इधर हड्डियां है, पूरा कंकाल है हमारे पास। ठीक है, उदाहरण क्या है यहाँ पे, जैसे मछली है, पक्षी है, मानव है, और उसके बाद ये इधर क्या है, कीट है, केचुआ है, घोंगा है, इनके अंदर ऐसे कंकाल नहीं होते। तो ये हो गया, वर्टिब्रेट्स भी मिलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स भी यहाँ पे मिलते हैं। फिर ये इस तरह की वनस्पति देख लो, ओक, बीच, मैपल, चेरी। इंडिया में भी अगर आप जाओगे, आपको हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में ये वेजिटेशन बच्चा खूब मिलती है ना, खूब मिलती है। फिर आया हमारा बायोम, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन बायोम, विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र है, साल भर उच्च तापमान, उच्च वर्षा होती है। पृथ्वी के बहुत कम स्थलीय क्षेत्रफल पर है, ये 7% क्षेत्र पर है, लेकिन दुनिया की देखो बच्चा, स्थल पर पाए जाने वाली 40% के आसपास पादप प्रजातियां और जंतु प्रजातियां इसी क्षेत्र में मिलती है। छोटा सा ये कितना बच्चा है, 7%, और मिलती है कितनी, बायोडाइवर्सिटी का 40%। देखो अगर कभी यूपीएससी मुख्य परीक्षा के अंदर प्रश्न आ जाए इस पे बच्चा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम पे, ये इस तरह के फैक्ट काम करते हैं इंट्रोडक्शन लिखने में। ये विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में मिलते हैं, और पृथ्वी के सतही क्षेत्रफल का यहाँ 7% है, लेकिन जैव विविधता का यहाँ 40% मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, चौड़ी पत्तियां वाले कई स्तरीय सदाबहार वन, कई स्तरीय मतलब कुछ 40 फीट ऊंचे, कुछ 50 फीट ऊंचे, कुछ 80 फीट ऊंचे, इतने मतलब कई लेयर में मिलते हैं, 4 से 5 लेयर के हमें पेड़ देखने को मिलते हैं। तो चौड़ी पत्तियां होती है, चौड़ी पत्तियां कैसे होगी भैया, खूब है, वर्षा है वहां पे, तापमान है वहां पे, और अगर उसको थोड़ा सा अच्छा सा पोषण भी मिल गया तो पेड़ पौधा क्यों ग्रो नहीं होगा। तो ये देखो बच्चा, ये देख लो लेयर्स, देखो यहाँ पे, आप इन लेयर्स की बात कर रहा था मैं, इस लेयर्स को देखने की कोशिश करो। कुछ पेड़ जैसे इस ऊंचाई के हैं, कुछ पेड़ इस ऊंचाई के हैं, है क्या, कुछ देखो इस ऊंचाई के हैं, इस ऊंचाई तक जा रहे हैं, कुछ इसी ऊंचाई तक जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे देखो इससे थोड़ा और ऊंचाई तक गए, कुछ पेड़ यहाँ पे इस ऊंचाई तक गए, कुछ पेड़ देखो कितनी ऊंचाई तक जा रहे हैं। तो बहुत सारी लेयर्स में है, मतलब अलग अलग ऊंचाइयों के आपको यहाँ पे पेड़ मिलते हैं, लेयर्स देखने को मिल रही है, कह रहा है। यही बात इसने यहाँ पे बोली है कि चौड़ी पत्ती वाले कई स्तरीय, बहुत सारी लेयर्स वाली, अलग अलग ऊंचाई वाले यहाँ पे आपको क्या देखने, वृक्षों की प्रजातियां देखने को मिलती है। ठीक है, फिर आई सवाना। सवाना, अच्छा सवाना बता तो दिया मैंने, अब आप एक चीज बताओ, मैप पे भी बता दूं, ऐसे भी बता दूं, तो सवाना की लोकेशन तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। सवाना की लोकेशन 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में, जहां पे भी तापमान अधिक है और वर्षा अल्प मात्रा में, बिल्कुल कम भी नहीं है बहुत ज्यादा भी नहीं है, वहां पे सवाना मिलता है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, अफ्रीका महाद्वीप में ज्यादा मिलते हैं सवाना। तो सवाना की खास विशेषता क्या होती है, सवाना क्योंकि घास के मैदान है, दूर 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 तक घास फैली हुई है, बीच बीच में कहीं कोई पेड़ आपको मिल जाएंगे। मैं दिखाता हूँ, एक फोटो दिखाता हूँ आपको। ये सवाना को देखो बच्चा, ये डायग्राम देखो आप, दूर दूर तक आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, पूरा दूर दूर तक आपको यहाँ पे घास ही घास दिख रही है। दिस इज सवाना, दूर 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 घास, बीच में कोई पेड़, फिर दूर तक घास, फिर कोई पेड़। तो इसको हम बोलते हैं पार्क नुमा दृश्य मिलता है यहाँ पे, पार्क नुमा दृश्य, पार्क नुमा दृश्य, पार्क नुमा दृश्य मिलता है यहाँ पे। ठीक है, ये सवाना की विशेषता है। तो यहाँ पे क्या है, छितरे हुए वृक्ष के साथ घास, छितरे हुए वृक्ष मतलब कुछ पेड़ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, बहुत ज्यादा वैसा नहीं जैसा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में या विषुवत रेखीय वर्षा वनों में जितनी घनी वेजिटेशन मिल रही थी ना। यहाँ देखो ना बच्चा, पिछले वाला डायग्राम क्यों भूल गए, यहाँ देखो कितना डेंस है, कितने नजदीक नजदीक है। यहाँ पे देखो एक दूसरे से कितने दूर हो गए, यहाँ कुछ कुछ पेड़ फिर ये, यहाँ दूर तक घास फिर ये। तो वो यही कह रहा है, अग्निरोधी कांटेदार झाड़ियां मिलती है। अग्निरोधी कांटेदार झाड़ी का मतलब क्या है, इसको समझो। कहते हैं सवाना क्षेत्र क्या है बच्चा, उष्ण क्षेत्र है, वर्षा तो उतनी ज्यादा है नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार फायर के, कई बार नेचुरली फायर लग जाती है। ठीक है, तो उस फायर से क्या होगा, वेजिटेशन बार 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 बार, ऐसा तो क्या होगा, अगर आग लग गई और वो वेजिटेशन जल गई तो वापस से वेजिटेशन को जीरो से शुरू करना, अपने आप को ग्रो करना और फिर से अपने आप को अनुकूलित करना कठिन कार्य हो जाता है। तो इन्होंने क्या कर लिया, अपने अंदर यहाँ के कुछ घासों ने, कुछ पौधों ने अपने अंदर ऐसी क्वालिटी डेवलप कर ली कि अगर आग लग भी जाए किसी भी वजह से, चाहे मानवीय गलतियों से लगे या नेचुरल वजह से लगे, तो वो जलती नहीं है, फायर रेजिस्टेंट है। क्या है, अग्निरोधी कांटेदार झाड़ियां है, ये विशेषता है बच्चा, ध्यान रखना, ताकि जल के खत्म ना हो जाए, जल के भस्म ना हो जाए। तो नेचुरली ये क्वालिटी इसके अंदर मिलती है। साल 2023 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि सवाना सवाना बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। बोल दिया वहां पे, एक तो वही बोला छितरे हुए वृक्ष के साथ ये मिलती है ना, बिग हंटिंग लैंड है, शिकार की भूमि है, क्योंकि घास है तो खूब पशु होते हैं, शेर भी शिकार कर रहा है, चीता भी है उधर, ये सब वहां शिकार करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शिकार की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और दुनिया भर से हर साल हजारों लाखों पर्यटक, देखे होगे ना नेशनल ज्योग्राफी वाले, डिस्कवरी वाले, बड़े बड़े कैमरा लेके जीप के ऊपर बैठे, अभी शेर आएगा है ना, देखो पूरा हिरन जैबरा उसको शिकार बना लेगा। ठीक है, तो हाँ, शिकार की भूमि। उसमें जो एक स्टेटमेंट था, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था, जिसने बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन गलत कराया, कि सवाना क्षेत्र में अग्निरोधी वनस्पति मिलती है। आग ही नहीं लगती बच्चा उन उस वेजिटेशन के अंदर, ऐसा उन्होंने क्या कर लिया, ऐसी, ये कहते सर आग क्यों नहीं लगती, तो उसका उसने अपना ऐसा केमिकल कंपोजिशन बना लिया, आग को पकड़ता ही नहीं है वो।
भाई जब आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड वाले कपड़ा पहन के जाते हैं ना, आग लग जाती है उसके अंदर भी घुस जाते हैं, उनको कुछ नहीं बिगड़ता। आप बोलो सर वो जले क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने ऐसी ड्रेस पहन ली जो आग को पकड़ती नहीं है। तो इस वनस्पति के अंदर भी ऐसे केमिकल चेंजेस आ गए। इन झाड़ियों के अंदर आग कितनी लगे, जलती नहीं है, करे और जलो और जलो। हाँ, आग पकड़ती नहीं है। आग को रोकने का मतलब क्या होता है? आग नहीं पकड़ती, वो जलता नहीं है वो। जंतु जगत में अत्यधिक विविधता है, ठीक है। यहाँ पे हिरण मिलेंगे, भैंस मिलेगी, जैबरा मिलेंगे, हाथी मिलेंगे, गैंडे मिलेंगे, शेर मिलेगा, चीता मिलेगा, हाइना जिसको आप लक्कड़ भग्गा बोलते हो, मंगूज मिलेंगे खूब। और वो जितनी भी आप देखते हो नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी वाले, वो घास के मैदान में और जीप के ऊपर वो इतने लंबे लंबे कैमरे लेके बैठे, समझ जाना कहाँ है वो, सवाना का दृश्य है वो। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? अब क्या है, हो ही जाता है पॉसिबल, तो कुछ भी हो सकता है। मैंने कल ही बताया था एक जीव ऐसा है मरता ही नहीं है, समुद्र के अंदर है। अब लोग क्यों नहीं मरता, कैसे हो सकता है उसने अपने आप को ऐसा तैयार कर लिया। तो ये लो, चित्रे हुए वृक्ष के साथ घास स्थल है, अग्निरोधी, मैं बार बार लिख के दे रहा हूँ, अग्निरोधी कांटेदार झाड़ियां यहाँ पे मिलती है। पार्कनुमा दृश्य है। फिर घास स्थल आगे, सिंपल, पूरी दुनिया में ठंडे। देखो सवाना क्या है, गर्म घास स्थल है, लेकिन दुनिया के कुछ क्षेत्रों में आपने नाम सुना होगा ना, शीतोष्ण घास के मैदान। तो ये उत्तरी अमेरिका में, यूक्रेन में, रशिया में, वहां मिल रहे हैं। कम वर्षा है, शीत और उष्ण टाइप की दशा है, ठंडे और गर्म टाइप के है। घास ही मुख्यतः मिलती है, घास मिलते हैं तो यहाँ पे क्या है, भैंसे है, हिरण मिलते हैं, बिल्ली है, लोमड़ी है, ये सब चीजें यहाँ पे मिलती है। लो, आपने पुरानी फिल्में नहीं देखी, यश चोपड़ा वाली, श्रीदेवी खड़ी है ना, और वो ऋषि कपूर खड़ा है, यूरोप में है, बिल्कुल दूर दूर तक घास के मैदान दिख रहे हैं। याद करो, ऐसी कोई फिल्मी नजारा देखा होगा आपने? ऐसा जीवन में कोई तो फिल्मी नजारा देखा होगा, पिक्चरों में ऐसा तो देखा ही होगा बच्चों। कैसी बात कर रहे हो, नहीं देखा ये सब? शाहरुख खान खड़ा है, कटरीना कैफ खड़ी है, गाना गा रहे हैं, रणवीर कपूर है, नरगिस फाकरी है, रॉक स्टार, जब तक है जान तो देखी होगी। ये ठंडे क्षेत्रों के घास के मैदान है। फिर मरुस्थल आ गया, मरुस्थल है, मरुस्थल की बात करते हैं। मरुस्थल क्या है? महाद्वीपों के उन क्षेत्रों में जहां पे तापमान ज्यादा है और वर्षा की मात्रा कम है, तो वहां पे मरुस्थल टाइप का वेजिटेशन मिलता है। तो महाद्वीपों के आंतरिक भाग में कम वर्षा होती है, ज्यादा तापमान होता है। हमने वो डायग्राम, ये डायग्राम बच्चा मैंने पहले ही बता दिया, ये वाला डायग्राम मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। देखो सब सब इसी पे चल रहा है, इसी वाले डायग्राम की कहानी चल रही है सब कुछ। तो ये बताया है मैंने, इसी को मैंने इस तरीके से कि लोकेशन कहाँ है, वनस्पति क्या मिल रहा है, जानवर क्या मिल रहा है, यही सारी चीजें चल रही है, यही सारी चीजें चल रही है। तो यहाँ भी क्या है, वर्षा की मात्रा कम है, तो पेड़ पौधे, ऐसे पेड़ पौधे मिलेंगे जिससे कि इवेपोरेशन ना हो। इवेपोरेशन ना हो मतलब पानी का लॉस ना हो, तो नुकीली पत्तियां बना लेंगे, शेप ऐसी बना लेंगे, तो उससे क्या होगा, वाटर कंटेंट का लॉस नहीं होता। तो यहाँ प्रमुख कांटेदार झाड़ियां, कैक्टस मिलेंगे। ड्रॉट रेजिस्टेंट वेजिटेशन, ड्रॉट रेजिस्टेंट मतलब अगर बरसात नहीं भी हो रही तब भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, सूखा प्रतिरोधी वनस्पति बोलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्नेक मिल जाएंगे, छोटे छोटे कुछ पक्षी मिल जाएंगे, स्तनधारी मिल जाएंगे। ये देख लो बच्चा, ऐसी वेजिटेशन देखी होगी आपने। कैक्टस तो आपने कई बार, कुछ लोग अपने घरों में भी लगा लेते हैं कैक्टस को। देखे है ना, ऐसा पेड़ देखा होगा जिंदगी में? अरे कभी तो देखा होगा जिंदगी में, कुछ तो करके देखा ही होगा बच्चों। ये पेड़ नहीं देखे तो क्या देखे आपने, देखा होगा सबने। हाँ, इतना बड़ा आपके घर में नहीं होगा, ये छोटे वाले तो लगा ही लेते हैं हम गमले में। ये वाले तो आपको मरुस्थल में जाना पड़ेगा ना, मरुस्थल के अंदर मिलेगा टाइप का। चलिए, तो ये हमारे बायोम हो गए, बायोम की कहानी हो गई हमारी समाप्त, और हमारा समय भी समाप्त हो गया अभी के लिए, आज के लिए। कल हम देखेंगे कुछ जलीय पारितंत्र की बात करेंगे बच्चा, और बायोस्फीयर की बात करके फिर हम कल एक नया टॉपिक भी कल हम शुरू करेंगे। इसका आपको पीडीएफ अभी क्लास हो जाएगी, अपलोड हो जाएगा, सारा कंटेंट आराम से समझ लिया और नोट्स मेकिंग कर लेना बच्चा। मेरे साथ साथ 32 दिनों में आपका पूरा नोट्स भी तैयार हो जाएगा। थोड़ी तकलीफ लगेगी, क्लास के बाद हो सकता है आपका आधे से पौना घंटा लग जाए, लेकिन वो वर्दी है, बार बार तो फिर नहीं पढ़ोगे। अब आपने ढंग से नोट्स नहीं बनाए तो आपको 500 बार पढ़ना पड़ेगा। अभी उसका पीडीएफ ले लूँ, अभी उसका ले लूँ, उस कोचिंग का, इसका, उस दोस्त का, नहीं। आपका एक बार खुद का ही बन गया तो आपका टेंशन ही खत्म हो गया ना बच्चा। फिर एकमात्र रहेगा क्या, करंट अफेयर को तैयार करना। आज वाले में तो ऐसा कुछ नहीं बचा, ये वाला तो आपको चार्ट ही बनाना है। देखो आज वाला जो भी किया है ना आपने, आज वाले का शॉर्ट नोट, आज वाले का शॉर्ट नोट, चलो 5 मिनट आपको और दे देता हूँ, है ना, 5 मिनट और दे देता हूँ आपको, समझा देता हूँ आज वाले का शॉर्ट नोट्स। ये आपकी कॉपी है बच्चा, ये कॉपी है, ये एक पेज हुआ, ये दूसरा पेज हुआ। समझो इसको, अपने को आज वाले का नोट्स का काम कैसे करना है। आज वाला हमने क्या पढ़ा बताओ? आज वाला हमने पढ़ा इकोटोन, छोटा सा ही टॉपिक था बच्चा। इकोटोन को डिफाइन कर दो, संक्रमण क्षेत्र है, संक्रमण या जंक्शन क्षेत्र। एक डायग्राम बना देना, एक इधर वन और इधर घास, इधर वन इधर घास, बीच वाला डैश डैश कर दिया। छोटा छोटा इसमें लिखो, यहाँ पे एज स्पीसीज क्या होती है, इसके बारे में एक लाइन लिख दी। एज इफेक्ट क्या होता है, ये लिख दिया। और इसकी जो सामान्य विशेषताएं थी, सामान्य विशेषताएं, सामान्य विशेषता यहाँ पे प्रतिस्पर्धा है, सिर्फ प्रतिस्पर्धा शब्द लिखना है। यहाँ पे तनाव है, ठीक है, सिंगल शब्द लिखना है यहाँ पे। जैव विविधता है यहाँ पे, इस तरह से एक एक लाइन। प्रतिस्पर्धा अधिक होती है नहीं लिखना, सिंपल प्रतिस्पर्धा है, तनाव है, जैव विविधता है, 2-4 पॉइंट लिख दिए, हो गया इसका काम। उसके बाद हमने किस पे गए थे, नीश एंड हैबिटेट। नीश और हैबिटेट का तो मैंने आपको कंपैरिजन का चार्ट ही बनवा के दे दिया, इतने में लिखना नीश और इतने में लिखना हैबिटेट। तो यहाँ बता देना हैबिटेट की खास खूबी क्या है और यहाँ बता देना नीश की खास खूबी क्या है।
ठीक है, उसके बाद का टॉपिक हमारा क्या शुरू हुआ था? उसके बाद का हमारा टॉपिक शुरू हुआ बच्चा बायोम। बायोम शुरू हुआ ना। बायोम वाला एक तो आपको डायग्राम बनाना है जो मैंने आपको बनवाया है, वो शॉर्ट नोट्स में भी बनाना है सेम डायग्राम आपको, ऐसे वो डायग्राम बना लेना अपना। और जो ये वाला पेज है, इस वाले पेज को क्या करना है, ऐसे घुमा देना। कैसे घुमा देना इस पेज को? इस पेज को अब हम घुमाएंगे बच्चे। इसको घुमा देंगे, घुमा के ये हो जाएगा ऐसे। कैसे हो जाएगा? घुमा के ये ऐसे पड़ा हुआ पेज हो जाएगा। इस पड़े हुए पेज पे आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बायोम, यहाँ पे उस पे लिखना है उसकी क्षेत्र, यहाँ पे लिखना है आपको जंतु और वनस्पति, और ऐसे बना देना है आपने। और यहीं पे ऐसे बॉक्स बनाना है। 4 बायोम एक पेज पे आ जाएंगे। सपोज करो यहाँ पे कौन सा आ गया, टुंड्रा आ गया, टैगा आ गया, शीतोष्ण पर्णपाती आ गया, सवाना आ गया। और इसका क्षेत्र लिख दो, कहाँ मिल रहा है, यहाँ कौन सी वनस्पति और कौन से जंतु मिल रहे हैं। इसका क्षेत्र बता दो, कहाँ कौन सी वनस्पति और कौन से जंतु। आगे पीछे करके इसको सल्टा देना। नीतू सक्सेना कह रही है सर मरुस्थल वेस्ट साइड पे ही क्यों होते हैं? बच्चा आप मेरे ज्योग्राफी की क्लास में होते ना, अगर यही क्लास ज्योग्राफी की होती और होगा मैं आपको 8 बता, तो मैं आपको ज्योग्राफी के जलवे दिखाता। अभी तो आप